आज हमारे पास जो वर्क है वो कोलंबियन नॉवलिस्ट और स्टोरी राइटर, स्क्रीन राइटर, इवन द जर्नलिस्ट, जिनको गैबो नाम से जानते हैं या कई बार गेबिटो बोलते हैं, दैट इज़ द गैब्रियल गार्सिया मार्क्वेज। और इनका जो है जो जो राइटिंग है इनकी, वो कोलंबियन राइटिंग है, बेसिकली द लैटिन अमेरिकन राइटिंग। तो साउथ अमेरिका का जो नॉर्थ मोस्ट पॉइंट है दैट इज़ द कोलंबिया। तो ये कोलंबियन नॉवलिस्ट हैं, शॉर्ट स्टोरी राइटर है, और जिस वर्क को आज हम डिस्कस करने वाले हैं दैट इज़ द नो वन राइट्स टू द कॉलोनल। क्योंकि राइटर हमारे पास एक ऐसे राइटर है जिनको नोबेल प्राइज़ मिला। इवन 1982 में गैब्रियल गार्सिया मार्क्वेज को नोबेल प्राइज़ मिला था। तो नो वन राइट्स टू द कॉलोनल इज़ वन ऑफ द फेमस राइटिंग, और बहुत ही खूबसूरत राइटिंग है। और इस राइटिंग को करने से पहले कुछ हिस्टोरिकल ग्राउंड, जो कि मैं आपको अभी पहले स्लाइड में ही बता देता हूँ किस किस को, हल्का फुल्का, ताकि आपको लगे कि दिस वीडियो इज़ इम्पॉर्टेंट और मुझे बिल्कुल एंड तक जाना है। अगर हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस की बात आती है तो द ट्रीटी ऑफ निरलैंडिया, ठीक है। अगर आपने हिस्ट्री अगर बहुत डिटेल में पढ़ी है तो दैट इज़ द ट्रीटी ऑफ द निरलैंडिया, जिसको मैं समझाऊंगा अभी। उस ट्रीटी के ऊपर हिस्टोरिकल ग्राउंड पे ये पूरी राइटिंग कनेक्टेड है, और बहुत ही एक सिक्वेंशियल ऑर्डर में इस राइटिंग को लिखा है। द सिविल वॉर, जो कि लिबरल और कंजर्वेटिव के बीच में हुआ था, वो एज एन बैकग्राउंड की तरह काम करती है। बाकी इमोशनल ट्रॉमा बिल्कुल फिट है इस राइटिंग में। एक तो दिखा रखा है कि किस लेवल तक जो है वो गरीबी आ सकती है, पॉवर्टी का लेवल। उससे साथ साथ बहुत सारे क्वेश्चन रेज करे हैं। कई जगह इस राइटिंग को, जो वेटिंग जोन है इस राइटिंग को, उसको कंपेयर किया गया है इवन बैकेट की द फेमस राइटिंग द वेटिंग फॉर गोडो। और कई जगह इसको जो है और भी कंपेयर किया गया है, तो डॉन की क्यूएक्सटो, ठीक है, उससे कंपेयर किया गया है। बाकी ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि अभी बहुत सारा अभी तो पढ़ाना शुरू किया है, ठीक है। तो मतलब अभी तो फर्स्ट स्लाइड है, जब आप एंड तक के स्लाइड में पहुंच जाओगे आपको बिल्कुल सब कुछ क्लियर हो जाएगा। और पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से आंसर राइटिंग टिप्स एंड इवन सब कुछ इसमें है, वो बहुत आपको अच्छा लगेगा। और नीचे कमेंट जरूर करना। अब शुरू करते हैं। तो जब हम कहानी के थ्रू जाएंगे तो यहाँ पे कोलंबिया, और ये साउथ अमेरिका, दिस पार्ट इज कोलंबिया। तो यहाँ के है ये, और यहाँ के मतलब यह कहानी यहाँ पे सेट कर रखी है। और साथ ही साथ क्योंकि जो हम डिस्कस कर रहे हैं दिस पीस ऑफ द नोवेला, तो ये नोवेला है, ठीक है। नोवेला मीन्स नॉवल भी नहीं है, शॉर्ट स्टोरी भी नहीं है, समवट मिड बिटवीन द शॉर्ट स्टोरी एंड द नॉवल। एंड 100 ईयर ऑफ सॉलिट्यूड, इसकी वजह से इन्हें नोबेल प्राइज़ मिला था। बहुत ही खूबसूरत राइटिंग है 100 ईयर्स ऑफ सॉलिट्यूड, ठीक है। और जो नो वन राइट्स टू दी कॉलोनल है, ये जो राइटिंग है अगर हम इसको देखते हैं तो 1956 टू दैट ऑफ 57, ठीक है। नोवेला वॉज रिटन बिटवीन 1956 एंड 57। जब ये जो ऑथर हैं ये पेरिस में रह रहे थे, और पेरिस में अगर होटल का नाम अगर आए, वैसे तो कोई नहीं पूछेगा, तो होटल दिस रॉयस कॉलेग्स, ठीक है, ये होटल का नाम है। और पब्लिश इन 1961, यानी 1950s की राइटिंग है। और द एज ऑफ एलिनेशन है, हम इसे बोलते हैं। और इस एज में बैकेट भी है, और वेटिंग फॉर गोडोट भी लिखी जा रही है, तो इसलिए उससे रिसेंबल किया जा रहा है। बाकी कहानी कैसी है, किस तरह की है, पूरे सीन को सेट जो है वो कोलंबिया में किया गया। कोलंबिया आप देख सकते हो। और इसमें एक जो मैंने बोला था ट्रीटी ऑफ निरलैंडिया, ये जो ट्रीटी है द ट्रीटी ऑफ निरलैंडिया जिसे हम बोलते हैं, यहाँ लिख देता हूँ मैं, द NEER नीर, देन NLANDIA, द ट्रीटी ऑफ निरलैंडिया। और इसको कई बार विस्कॉन्सिन के नाम से भी जाना जाता है, द ट्रीटी ऑफ विस्कॉन्सिन, ठीक है। तो ये फर्स्ट पीस ट्रीटी थी, और एक तरह का ये कि लड़ाई अब नहीं करेंगे, तो सेसेशन वाइज ऑफ हॉस्टिलिटी उसके रिगार्डिंग ये थे, जिसको 24 अक्टूबर और 1902 में साइन किया गया था। 1899 से 1898 हालात बहुत ज़्यादा ख़राब चल रहे थे साउथ अमेरिका में, क्योंकि एक तरफ थे लिबरल और दूसरी तरफ थे कंजर्वेटिव्स। तो थोड़ा सा मतलब में ही समझ आ रहा होगा, लिबरल ये चाहते थे कि डेमोक्रेटिक, एक तरह से डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट फॉर्म हो, एक ऐसी गवर्नमेंट फॉर्म हो जिसमें लोगों को चुनने का मौका मिले टू देयर रिप्रेजेंटेटिव। और जहाँ दूसरी तरफ कंजर्वेटिव क्या थे, वो ज़्यादातर किंग की तरफ अटैच थे, और वो जो किंग की तरफ अटैच थे तो ऑथोरिटेरियन, ठीक है, और ऑथोरिटेरियन और मोनार्कियल फॉर्मेट ऑफ गवर्नमेंट चाह रहे थे। जबकि लिबरल जो थे वो चाह रहे थे कि नहीं, थोड़े लिबरल हो, यानी चुनने का अधिकार हो, गवर्नमेंट फॉर्म करने का भी अधिकार हो। तो इस तरह का था। तो एंड में दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा लड़ाई हुई, क्योंकि जो कंजर्वेटिव है वो गवर्नमेंट के साइड थे, गवर्नमेंट के बिल्कुल साथ चल रहे थे। जबकि जो दूसरी तरफ अगर हम देखते हैं तो लिबरल, वो गवर्नमेंट के साथ नहीं थे। इसी को 1000 डेज वॉर के नाम से भी जाना जाता है, एंड सिविल वॉर ऑफ कोलंबिया। 1000 ईयर वॉर मत लिख देना, 1000 डेज वॉर,
ठीक है, डेज है यहाँ पे, ठीक है। 1000 डेज वॉर है जो कि 1899 से 1902, इसी को 1000 डेज, ठीक है, वॉर भी बोलते हैं। और यही है सिविल वॉर ऑफ कोलंबिया, ठीक है, सिविल वॉर ऑफ कोलंबिया है। और आफ्टर अबाउट दी 100,000 कोलंबियन हैज़ डाइड बोथ साइड कॉल्ड ए होल्ड टू द फाइटिंग। 100,000 कोलंबियंस इसमें मर गए थे। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना। देखो चर्च को लेके जो वोटिंग राइट्स है, लिमिटेड वोटिंग राइट्स थी पहले, और बहुत ज़्यादा लिंक था चर्च और स्टेट का, जबकि लिबरल ये चाह रहे थे कि इतना ज़्यादा चर्च डोमिनेट ना करे, इतना ज़्यादा वो कंट्रोल ना करे, हमें यूनिवर्सल वोटिंग राइट दो। तो ये जो यूनिवर्सल वोटिंग राइट की जो डिमांड थी वो लिबरल्स लेके मूव कर रहे थे, और इसी को लेके लड़ाई चल रही थी, जिसकी वजह से 100,000 जो है, जैसे हम अगर बोले तो 3 और 2 5 0 यानी 1 लाख कोलंबियंस जो है वो मर गए। तो ये एक तरह का ग्राउंड यहाँ पे डिज़ाइन करी, क्योंकि जो आपने जो टाइटल में पढ़ा था दैट इज़ द कॉलोनल, और वो जो कॉलोनल है वो इसी सिविल वॉर में है। तो इसीलिए आपको क्लियर होना चाहिए कि नीदरलैंडिया की ट्रीटी कब साइन हुई थी और क्या है, किस तरह से है, और इसी का जो कैरेक्टर को यहाँ पे प्लेस किया गया, पूरे सीन को सेट किया गया 1899, 98, 1901 एंड 1902 यानी 1000 डेज वॉर के ऊपर। यहाँ से कुछ कंटेंट देखें। ऑल हिज मेजर वर्क, जितने भी जो मेजर वर्क हैं उसमें मार्क्वेस हैज़ परसिस्टेंटली रिटन टू द कोलंबियन और द लैटिन अमेरिकन हिस्ट्री। तो लैटिन अमेरिकन हिस्ट्री चाहे उनकी पॉलिटिक्स हो, वो सब कुछ है वो इस राइटिंग में भी हम देखने को मिलेगा, ठीक है। और मेन जैसे मैंने आपको बताया नीदरलैंडिया की ट्रीटी साइन हुई थी, और उसके रिगार्डिंग लिबरल और कंजर्वेटिव को लेकर किस तरह से बात चल रही थी। नो वन राइट्स टू द कॉलोनल बियर्स द स्ट्रॉन्ग रेलिवेंस टू द लैटिन अमेरिकन हिस्ट्री, the independence time, and even the time of 1899 to that of 1898, it means the end of the 19th century, वही सारी बात इसमें लिखी हुई है। तो कहानी में जाने से पहले पहले तो एक चीज़ है इसमें, मैं कह रहा हूँ इसलिए हर स्लाइड इंपॉर्टेंट है। एक है क्लैंडस्टीन, ठीक है, क्लैंडस्टीन लिटरेचर, इसका यूज़ इसमें होगा कहानी में। तो मैं नहीं चाहता जब कहानी बताऊँ तो उसके बीच में मैं इसकी मीनिंग को क्लियर करता रहूँ। तो क्लैंडस्टीन लिटरेचर का मतलब क्या है? सबसे पहले तो क्लैंडस्टीन का मतलब क्या है? तो क्लैंडस्टीन का सिंपल मतलब होता है, यानी एक तरह से हम बोल सकते हैं दैट वन समथिंग और सम पीस ऑफ द राइटिंग दैट इज़ सीक्रेट, कोई चीज़ जो कि सीक्रेट हो और नॉट लीगल हो, यानी गवर्नमेंट के नज़र से छिपा के तुम्हें कोई एक पाम्पलेट या फिर कोई एक ऐसी मटेरियल उसको लेके आ रहे हो, दैट इज़ कॉल्ड क्लैंडस्टीन। अब यही क्लैंडस्टीन को अगर लिटरेचर के साथ कनेक्ट कर दिया जाए तो यानी लिटरेरी पीस ऐसा लिटरेचर जो कि अलाउड नहीं है और फिर भी आप उसको जो है इधर उधर पब्लिश कर रहे हो। तो ये ध्यान रखना, द क्लैंडस्टीन लिटरेचर का मतलब है सीक्रेट लिटरेचर, जिसको ये अलाउड नहीं है, गवर्नमेंट अलाउड नहीं करी, फिर भी आप क्या उसे पब्लिश कर रहे हो। इसका मतलब मोनार्कियल रूल जो है, एक तरह से कंजर्वेटिव जो है वो रूल कर रहे हैं, जिसमें कि किंग जो है वो डायरेक्टली कनेक्टेड है टुवर्ड्स द चर्च। लिबरल्स जो हैं, लिबरल्स वो बार बार रिवोल्ट कर रहे हैं, और लिबरल्स कोई भी रेवोल्यूशन को कैरी करना हो तो सबसे पहले आपको रिनोवेटेड थिंकिंग यानी फ्रेश थिंकिंग और माइंड को रिनोवेट करना होता है, यूथ के दिमाग को बदलना है, और यूथ के दिमाग को बदलना है तो आपको कोई लिटरेरी पीस ऑफ राइटिंग जो है वो सर्कुलेट करना पड़ेगा। तो ऐसे टाइम पे जो भी लिटरेरी पीस ऑफ राइटिंग अगर आप उसको सर्कुलेट कर रहे हो गवर्नमेंट से छिपा के, दैट इज़ कॉल्ड द क्लैंडस्टीन लिटरेचर। एक तो ये ध्यान रखना है। इसके बाद क्या है, जो कहानी में जो विलेज है वो एल प्यूब्लो है। एल प्यूब्लो जो है वो विलेज का नाम है। द स्टोरी डजंट टेक प्लेस इन दी मकांडो, मकांडो में नहीं हो रही है पूरी, इज़ अ मिथिकल विलेज, ये तो सिर्फ एक मिथिकल विलेज है। कहानी में मकांडो है, मकांडो नाम की कोई एक विलेज नहीं है, एक मिथिकल विलेज है, जबकि इट इज़ द रियल स्मॉल टाउन एल प्यूब्लो। एल प्यूब्लो एक छोटा सा गांव है, रियल में गांव है, वहाँ का सीन दिखाया हुआ है इस पूरी कहानी में। वहाँ पे आलमंड ट्रीज़ है, लेबरिन शॉप है, एक विलेज के अंदर रिवर है, डस्टी प्लाजा है, सीरियन मर्चेंट्स है नोन एज द तुर्क, चर्च है, कॉकपिट है, और ये नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ कोलंबिया, मैंने अभी आपको पीछे वाले उसमें दिखाया था तो कोलंबिया उसका नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट है, वहाँ पे ये पूरी कहानी सेट है। और ऐसा माना जाता है कि गैब्रियल और गार्सिया मार्क्वेज एंड गेबो, उनकी जो फैमिली थी वो भी यहाँ रही थी, उससे एक मिथिकल विलेज को क्रिएट किया है दैट इज द मेकांडो, और उसके ऊपर ये पूरी कहानी को डिज़ाइन कर रखा है। अब यहाँ पे इम्पॉर्टेंट, ठीक है, तो सबसे पहले हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट की बात करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास जो है द सिविल वॉर चल रहा है कोलंबिया में, सेकेंड हाफ ऑफ द सेंचुरी, और यानी 1890 के आसपास, और 1000 डेज वॉर। मैं ऑलरेडी इसको आपको समझा चुका हूँ, तो वही वाली बात यहाँ पे लिखी हुई है, वही सारी बातें लिखी हुई है, जैसे कि आप देख सकते हो। एक तरफ लिबरल और किस तरह से बात चल रही थी, ऑलरेडी हम कवर कर चुके हैं इसे।
और इसी के ऊपर स्पाइन, जो इस पूरी राइटिंग के अगर स्पाइन की बात करें, मीन स्पाइनल कोड से वर्ड उठाएगा, दैट इज़ द स्पाइन। तो अगर हम स्पाइन की बात करें, दैट इज़ द हिस्टोरिकल, दैट इज़ द हिस्ट्री। और वो हिस्ट्री में क्या है, द नीदरलैंडिया की ट्रीटी एंड ऑल्सो द सिविल वॉर ऑफ कोलंबिया अराउंड 1899 इनटू दैट ऑफ द 1898। तो नो वन राइट्स टू द कॉलोनल, ये कॉलोनल किस में है, इसी सिविल वॉर में। एंड दिस रेफरेंस टू द पर्टिकुलर मोमेंट इन द कोलंबिया एंड द, यहाँ पे देखो कोलंबिया का हिस्ट्री उसको दिखा रखा है। और ड्यूरिंग द मिलिट्री रूल ऑफ द जनरल, अ पीरियड फ्रॉम 1953 टू 57 व्हेन द सिविल लिबर्टीज वर curtailed एंड द censorship of the press was established। ठीक है, तो यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखना, द हिस्ट्री ऑफ कोलंबिया को प्रेजेंट किया गया ड्यूरिंग द मिलिट्री रूल ऑफ जनरल रोजास पिनेला, अ पीरियड फ्रॉम 1953 to that of 1957 when civil liberties were curtailed and censorship of the press was established। सिविल लिबर्टी को दोबारा रोक लिया गया। देखो सिविल लिबर्टी की लड़ाई जो है पहली चल रही 199 से लेके 98 तक, अराउंड 1916 और 17 जो है ये सारा मामला जो है वो चल ही रहा था, और लिबरल को पावर दे दी गई थी बाद में, और फिर से सिविल लिबर्टीज़ को रोक लिया गया। कब, 1953 से 57 में। तो अब हम बात करें 1953 से 57 में सिविल लिबर्टीज़ को दोबारा रोका गया और प्रेस के ऊपर सेंसरशिप लगा दिया। प्रेस सेंसरशिप का मतलब ये होता है कि प्रेस को परमिशन लेना पड़ेगा छापने से पहले कुछ भी। उस टाइम पे इस राइटिंग को दिखाया गया है कि दोबारा से वही सीन उठाया गया है कि जो सिविल लिबर्टीज़ की बात चल रही थी, तो वो जो ट्रीटी ऑफ नीदरलैंडिया हुआ था और फलान, एंड में क्या हुआ, एंड में कौन जीता है सबको पता, वो लिबरल जीत गए एंड में। ठीक है, तो जब हम ओवर 1915-16 तक जो है वो सिविल लिबर्टीज इन लिबर्टी लिबरल जीत गए और वहाँ पावर मिल गई कि गवर्नमेंट को चुन सकती है। पर फिर दोबारा जो है वो रोजस पिनेला वो बैठा 1953 से 57 तक, और उस टाइम पे दोबारा से ये सिनेरियो शुरू हो गया कि सिविल लिबर्टीज़ को दोबारा कर्टेल कर दिया गया, सेंसरशिप लगा दिया गया प्रेस का। ठीक है, तो ये थोड़ा सी बात है जो ध्यान रखनी है। अब यहाँ से हम समझना है हमें, और एक एक कंसेप्ट है, और इन केस ऑफ PDF दैट इट इज़ चार्जेबल, तो PDF के चार्जेस लगेंगे। और बाकी अगर आपको यहाँ पे तो वीडियोस जो है वो फ्री होगी हमेशा के लिए। और आप नीचे कमेंट जरूर करना इसमें अगर कोई आपको चीज़ समझ नहीं आ रहा, और इफ़ यू हैव एनी स्पेशल रिक्वेस्ट तो आप 15 से 20 दिन तक मेरे को जो है आप वो टेक्स्ट कर सकते हो। लास्ट में मेरा नंबर मिल जाएगा बिल्कुल लास्ट वाली स्लाइड में। और ये भी जो है ये वीडियो दैट इज़ ऑल्सो रिक्वेस्टेड वीडियो, तो आप कोई सी भी वीडियोस मेरे को बोल सकते हो रिगार्डिंग टू द लिटरेचर कि भाई ये वाली मुझे चाहिए वीडियो, मैं उसके ऊपर ज़रूर वीडियो लेके आऊँगा। पर आपको ध्यान रखना है 20 से 25 दिन यानी 15-20 दिन पहले आपको मुझे बताना होगा। कहानी शुरू, कन्फ्यूज़न क्रिएट ना हो। सबसे पहले क्लैंडस्टीन लिटरेचर जो आएगा इसमें, उसका मतलब मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ ऑलरेडी, मीन दैट सीक्रेट लिटरेचर। और जो कहानी की शुरुआत होगी, जैसे हम स्टोरी की शुरुआत जैसे उसमें जाएंगे, तो जो पूरा सीन है वो स्टार्ट होगा अक्टूबर 27। अक्टूबर 27 से ये जो पूरा सीन है दिसंबर 27 तक कवर कर रहा है। यानी अगर हम देखते हैं तो इसके बीच में 6 वीक्स हैं, और 6 को अगर मल्टीप्लाई कर देते हैं 7, इट मीन दैट 42 डेज़ की ये पूरी कहानी है। इट मीन 42 डेज़ की कहानी। और कहानी की शुरुआत होती है जब जैसे आप जाओगे तो वो एक नॉस्टैल्जिक वे में शुरू होगी। यानी जैसी कहानी की शुरुआत होती है तो कॉलोनल का डेड सन दिखाया गया है, यानी कॉलोनल का जो बच्चा है वो मरा हुआ दिखाया गया है। और वो जो बच्चा उसका बड़ा बच्चा है उसका, ठीक है, ऐसा नहीं छोटा बच्चा हुआ और वो मर गया, तो ये बड़ा बच्चा है और उसको मारा है, उसको सीज मतलब उसको पुलिस वालों ने मारा है। तो एक तो डेड सन का वो दिखा रखा है। तो जैसे ही ओपनिंग होगी इसमें तो हमें डेड सन दिखाया जाता है, और वो फिर उसके बाद कॉलोनल और उसकी वाइफ, द मेन कैरेक्टर कॉलोनल और उसकी वाइफ सेंट्रल कैरेक्टर हैं और प्राइमरी कैरेक्टर हैं, तो वो आपस में बात कर रहे होते हैं और वो नॉस्टैल्जिक हो जाते हैं, पीछे चले जाते हैं जब उनका बच्चा जो है वो पैदा हुआ होता है। तो उनका बच्चा जो है वो पैदा हुआ था 1922 को, और अगर स्पेसिफिकली तो 7 मार्च 1922 को, यानी उसका जो बच्चा है वो पैदा हुआ था। एंड वॉज किल्ड बाय द पुलिस 9 मंथ बिफोर द स्टार्ट ऑफ द स्टोरी जनवरी 3, और जनवरी 3 को जो है उसे पुलिस वालों ने मार दिया। तो ये एग्जैक्ट नहीं बता रखा वो ईयर कौन सा है और क्या है, ठीक है, पर ये बताया गया कि कहानी अक्टूबर 27 से शुरू होती है और दिसंबर 27 तक चलती है। 6 हफ्तों की कहानी है। और जैसे ये जो नोवेला ओपन होती है तो उससे अगर हम बात करते हैं कि 9 महीने पहले जनवरी 3,
3 जनवरी को जो है उसके बेटे यानी कॉलोनल और उसकी वाइफ के बेटे का नाम है ऑगस्टिन, ठीक है, ऑगस्टिन को मार दिया गया है। तो यानी जब ओपन होगा तो पहले ही पता चल जाएगा ऑगस्टिन मर चुका है। उसके 9 महीने के बाद का जो सीन है अक्टूबर 27 से दिसंबर 27, इसका सबसे मेन जो कंटेंट है वो इस कहानी में दिखाया गया है। और साथ में ये भी बताया कि जो ऑगस्टिन है वो कॉक फाइट फैंटिक था और एक टेलर शॉप पे काम करता था। यानी जो ऑगस्टिन था वो करता क्या था, टेलर शॉप पे काम करता था और टेलरिंग का काम करता था। और वो कॉक फाइट फैनेटिक था, यानी मुर्गे को पालता था और उससे लड़वाता था, ठीक है। तो मुर्गा यहाँ पे रूस्टर, इसलिए कवर पेज में आपको कई जगह आप डालोगे दैट नो वन राइट्स टू कॉर्नल, तो जो कवर पेज पे अगर आपको देखने को मिलेगा तो वहाँ पे एक आपको रूस्टर देखने को मिलेगा, एक मुर्गा, तो वो मुर्गे की लड़ाई करवाता था। पर उसको मारा इसलिए गया क्योंकि वो क्लैंडस्टीन लिटरेचर यानी एक सीक्रेट लिटरेचर को वो फैला रहा था सभी के बीच में। ये खबर जब पुलिस वाले को लगी तो पुलिस वाले ने उसे शूट कर दिया। तो यानी शूट करा है जनवरी 3 को और 9 महीने बाद अक्टूबर 27 से लेकर दिसंबर 27 तक ये पूरी कहानी चल रही है। यानी इस मेन कहानी में जब आप घुसोगे तो उससे पहले ही बच्चा मर चुका है। ये हमें कॉलोनल और उसकी वाइफ जो आपस में बात कर रहे हैं वहाँ से पता चलता है कि उसका बच्चा जो है मर गया है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है आपको किस तरह से ये कहानी जो है कैसे मूव करने वाली है। और उसमें ये भी है दैट देयर सन अगस्टिन वर्क एज ए टेलर शॉप पे वो काम करता था और उसके बाद एंड वॉज हैप्पी एंड देयर सन अगस्टिन वॉज 8 और 1930 में वो बहुत खुश थे जब उसका बच्चा जो है वो 8 साल का हो गया था, ठीक है। तो और उसके बाद जो है पूरा सीन जो है वो शिफ्ट हो गया 1949 में। 1949 में पूरा सीन जो है वो शिफ्ट हो गया। एक बारी और मैं एक स्लाइड में और हल्का सा समझा दूँ आपको, तो अब बिल्कुल कंफ्यूज नहीं। पूरी कहानी जो है वो पहले तो जैसे कहानी की शुरुआत होगी तो कॉलोनल और उसकी वाइफ दिखाई गई है और ये जो बात चल रही है इनकी 27 अक्टूबर से लेके 7 दिसंबर के बीच में ये बात करें, यानी 6 हफ्ते का टाइम दिखा रखा है जिसमें कहानी चल रही है 42 डेज़। और जब इस कहानी के अंदर हम जाते हैं, रीडर जब मूव करते हैं तो उन्हें पता चलता है कि ये याद कर रहे हैं 1922 का समय जब इनका लड़का जो है वो पैदा हुआ था 7 मार्च 1922 को। और उसके बाद जब ये कहानी हम देख रहे हैं तो इससे 9 महीने पहले जनवरी 3 को इसके लड़के को मार दिया गया था क्योंकि वो क्लैंडस्टीन लिटरेचर बांट रहा था जो कि एक लिबरल आइडियाज़ को फ्लो कर रहा था, जबकि जो है गवर्नमेंट जो है वो कंजर्वेटिव की है, किंग जो है वो इंक्लाइंड है चर्च की तरफ, ठीक है। तो 1922 का सिनेरियो है। फिर उसके बाद जब कहानी में जो है कॉलोनल अपनी पेंशन का वेट कर रहा होता है कि कब उसकी पेंशन आएगी, कब उसकी पेंशन आएगी, तो 15 years of waiting had sharpened the intuition. The colonel received nothing that Friday of the following, यानी ये लाइन्स लिखी हुई है कुछ इसमें। And August 12, 1949 to inform the reader that the colonel was put on the roll. 12 अगस्त 1949 कॉलोनल को रोल पे रखा गया है। रोल का मतलब क्या होता है कि मतलब एक सिस्टमेटिक वे में रखा गया है कि आपको जो है फ्राइडे को आपकी पेंशन आएगी। तो हर हफ्ते वो जाता है पता करने के लिए कि उसकी फ्राइडे को पेंशन आएगी कि नहीं आएगी। तो 1949 का इसमें सिनेरियो, यानी ये जो वो जा रहा है हर हफ्ते, ये कहानी में दिखाया गया। तो इससे हम कह सकते हैं ये जो टाइम पीरियड है वो 1948 और 49 के आसपास का है, ठीक है। इतनी मैथ्स और कैलकुलेशन इसमें यूज़ होती है, इसीलिए आई थिंक इसको बहुत जगह पढ़ाया नहीं गया है। इवन इन केस ऑफ यूट्यूब ऐसा नहीं है कि मैं अपने चैनल की तारीफ़ कर रहा हूँ, बट स्टिल बहुत ज़्यादा इसमें कनेक्शन है। तो हम बोल सकते हैं 1948-47 की राइटिंग है, कहानी में वो चल रहा है। और जो ये शिफ्ट हो रहे हैं 1922 में, तो 1922 में शिफ्ट हो रहे हैं और उस 22 में ये पैदा हुआ था, फिर उसको मार दिया गया जनवरी 3 को। तो आप उससे पता कर सकते हो कि जनवरी 3 जो है वो 1948 का होगा, ठीक है। ये जनवरी 3 1948 का होगा, तो 1948 1922 और ये हो गया 26-27 साल का जो है वो था, यानी ऑगस्टिन, ठीक है। इतना हो गया। अब कहानी की तरफ मूव करते हैं, आपको कहानी अच्छी तरह समझ आएगी। अब आते हैं, देखो द स्टोरी ओपन्स विद अ सीरीज ऑफ इनकम्प्लीटली एक्सप्लेन्ड ऑक्यूरेंसेस। अच्छा, बहुत ही इनकम्प्लीट ऑक्यूरेंसेस हैं और हैज़ बीन वेटिंग फॉर नियरली द 60 years एंड स्टेट्स द नरेटिव वॉइस। तो हमें इसमें देखो एक नरेटर है इसमें, और वो नरेटर इज़ नॉट पार्ट ऑफ द स्टोरी, बट स्टिल वो इस कहानी को इतना डीप में समझा रहा है हमें। ये कोई भी फर्स्ट पर्सन नरेटिव के थ्रू नहीं लिखी गई, यानी वो बंदा खुद भी नहीं सुना रहा, इट्स नॉट ए पार्ट ऑफ द बायोग्राफी,
पर एक नरेटर की वॉइस घूम रही है इसमें एज एन पैरेलल वॉइस। और ये स्टाइल ऑफ राइटिंग है दैट इज़ द परफेक्शन ऑफ गैब्रियल गार्सिया मार्क्वेज, कि यही उनकी परफेक्शन। अब देखो क्या है कि 60 साल तक हो गया है और वो अब पेंशन का वेट कर रहा है कर्नल। तो यहाँ स्टार्टिंग में पता चलता है कर्नल जो है वो पेंशन का वेट कर रहा है, दैट इज़ द कॉलोनल और कर्नल सेम है। द नरेटर हाउएवर डज नॉट रिवील व्हाट इट इज़ द कर्नल हैज़ बीन वेटिंग फॉर। जब सस्पेंस बना रखा है कहानी में, जब आप कहानी को रियल उससे पढ़ते हो टेक्स्ट से, तो कहानी की शुरुआत में बताते नहीं, बस ये बताया कि 60 साल हो गए हैं, कॉलोनल वेट कर रहा है। किस चीज़ का वेट कर रहा है, पर ये बताया बहुत लंबे समय से वो वेट कर रहा है। और ये जो है ना, ये जो एक लंबे समय से वेट कर रहा है, ये थीम कहाँ से उठाया गया है? ये थीम वेटिंग फॉर गोडोट उससे रिसेंबल होता है। तो कई बार अगर ये राइटिंग आ जाए, इवन आप लिख के भी आ सकते हो आंसर राइटिंग में, वेटिंग फॉर गोडोट सैमुअल बेकेट की राइटिंग, जिसमें कि व्लादिमीर है और वो किस तरह से वो एंड तक जो है वो वेट कर रहे होते हैं, और कहानी के एंड तक नहीं पता चलता वो किस चीज़ का वेट कर रहे हैं। कई जगह लिखा है दैट दे वर वेटिंग फॉर द गॉड, और कई जगह लिखा दे वर वेटिंग फॉर द डेथ। बैकेट से पूछा गया, बैकेट ने बोला कि ये तो मैं जानता हूँ या मेरे बाद जो है जिसने मुझे बनाया है यानी भगवान जानते हैं। एंड इट टोटली गोज टू द रीडर साइड, वो देखो किसका वेट कर रहे हैं। तो मेन है जो लॉन्ग टर्म वेटिंग है वो वेटिंग फॉर गोडो है, जो मैंने अब कवर भी कर रखा है। वापस कहानी पे आते हैं। कहानी की शुरुआत होती है, कॉलोनल को दिखाया गया है और कॉलोनल बिल्कुल स्टार्टिंग में दिखाया गया और वो वेट कर रहा है, और ये वेट बहुत लंबा होता है, बताया नहीं गया रीडर को किस चीज़ का वेट कर रहा है। वाइफ जो है कर्नल की वो एस्थमेटिक वाइफ है, अस्थमा हो रखा है उसके। एंड दैट हु आर दोज पीपल एंड वाई आर दे नॉट गिवन द प्रॉपर नेम, और नाम नहीं लिखा हुआ। अच्छा, कुछ एक दो कैरेक्टर के नाम है यहाँ पे, तो कर्नल या कॉलोनल का नाम नहीं है, और कॉलोनल्स वाइफ को कॉलोनल्स वाइफ दिखा रखे, नाम नहीं है। द प्लॉट सस्पेंस नाउ इंक्रीजेस, द वाइफ टॉक्स अबाउट द डेड पर्सन। अच्छा, रीडर को पहले नहीं पता कि क्या होने वाला है, यानी स्टार्टिंग के पेजेस में दिखा रखा है कर्नल है और उसकी वाइफ है, और वाइफ को एस्थमेटिक दिखा रखा है, और कर्नल जो है वो लंबे समय से वेट कर रहा है। और जैसे कहानी में आगे जाओगे तब वो आपस में बात कर रहे हैं अबाउट द डेड पर्सन, एक मरे हुए इंसान की। एंड द कॉलोनल gets dressed and some children came through a hole in the fences to look at the rooster in the backyard, और एक रूस्टर को भी दिखा दिया गया। दिस इज इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर, बेशक एनिमल है या पर इज एन इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर, ठीक है। चिड़िया बर्ड वर्ड उनमें आती है, ठीक है, बट दिस इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर है। एंड इन द बैक यार्ड द रूस्टर फाइटिंग कॉक कैप्चर्स द रीडर्स अटेंशन। तो ये यहाँ पे जो रूस्टर है वो फाइटिंग कॉक है, यानी वो एक इस तरह का मुर्गा जो लड़ता हो, जो लड़ाई में लगवाते हैं, तो उसको बहुत शौक था। ठीक है, अब ये वो कौन है ये आप तो जानते ही हो, ये जो डेड पर्सन कौन है, क्योंकि मैंने पहले ही बता दिया पिछले स्लाइड में, ये ऑगस्टिन है, उनका लड़का ही। द प्लॉट देन ब्रिंग्स द फोरग्राउंड ए पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन एंड फर्दर ऐड टू द सस्पेंस। पर राइटिंग को जब नॉर्मल टेक्स्ट से पढ़ा जाता है तो पता नहीं चलता रीडर को कि ये कौन है, रूस्टर क्या कर रहा है और ये डेड पर्सन कौन है। पर जैसे जैसे कहानी में उतरते जाते हैं तब एंड में पता चलता है दैट रूस्टर ऑगस्टिन का था, और जो डेड पर्सन है दैट इज ऑगस्टिन, इट मीन द सन ऑफ द कॉलोनल। The colonel and his wife comment on their son Augustine, probably the talking rooster। ये ऑगस्टिन का टॉकिंग रूस्टर है, बात करने वाला रूस्टर। और इतने में विद द डेड मैन फॉर होम द बेल्स आर टॉलिंग। अच्छा, ये फॉर होम द बेल टोल्स, ये किसकी एक राइटिंग है, ये प्लीज़ मुझे नीचे कमेंट करना ताकि मुझे ये भी पता चल जाए कि हाँ यहाँ पढ़ने के लिए बच्चे आए हुए हैं। और फॉर होम द बेल्स टॉल, ये किसकी एक राइटिंग है, ये किस कौन सी राइटिंग है, ये किस राइटर की है। तो वापस आते हैं, फॉर होम द बेल्स टॉयलिंग, किसी के लिए बेल टॉयलर है। बेल टॉयलिंग का मतलब क्या होता है, जब कोई मर जाता है तो क्रिश्चियनिटी में तो उसके लिए जो है वो बेल बजाए जाते हैं शाम को, और फिर जो है उसके लिए जाते हैं, चर्च में मूव करते हैं। तो यानी यहाँ पे बेल भी बजा दे रहे हैं। स्टार्टिंग में बिल्कुल डार्क सीन दिखाया गया है, एंड द प्लॉट कंटिन्यूज टू रिप्रेजेंट द इन्फॉर्मेशन ऑफ द रीडर मस्ट कीप इन द माइंड अंडरस्टैंड द अपरेंटली। बस ठीक है, इतना ध्यान। तो यानी पहले वाले में आपको इतना पता चल गया, कॉलोनल है और उसकी वाइफ है, और कॉलोनल लंबे समय से वेट कर रहा है, वाइफ एस्थमेटिक है, कंडीशन बहुत ज़्यादा पुअर एंड डाउन ट्रोडन कंडीशन है, और एक डेड पर्सन है। वो डेड पर्सन आपको पता है कौन है, अगस्टिन है। और अगस्टिन क्या करवाता था, कॉक फाइट करवाता था और क्लैंडस्टीन लिटरेचर को वो बांटता भी था। तो जैसे कहानी में आगे मूव करेंगे तो लिबरल और कंजर्वेटिव सिविल वॉर जैसी कंडीशन हो रखी थी, और सिविल वॉर ही चल रहा था 1899 टू दैट ऑफ 1898, जिसकी वजह से अंडर इंडिया की ट्रीटी 1902 में साइन हुई। तो मार्शल लॉ की कंडीशन लग रखे थे कहानी में, एंड एज अ रिजल्ट ऑफ द फ्यूनरल मार्च कैन नॉट पास इन फ्रंट ऑफ द पुलिस बैरक।
तो यानी जो फ्यूनरल मार्च है वो पुलिस बैरक के आगे से नहीं जा सकता। यानी अब किसी का भी फ्यूनरल हो तो बहुत सारे लोग इकट्ठे होते हैं, वो अलाउड नहीं होता। कभी भी मार्शल लॉ अगर कहीं पे लगा हो तो इतना ज़्यादा कलेक्टिव फॉर्म में आप किसी चीज़ को नहीं कर सकते हो। इसीलिए सिमेट्री में भी जाना हो तो उसके लिए जो है वो लाइन वगैरह वो जो है वो चेंज करनी पड़ेगी। यानी अगर शमशान घाट की तरफ भी अगर मूव करना है तो जो लाइन है उसको चेंज करना पड़ेगा। पुलिस वगैरह उसके आगे से आप नहीं जा सकते। नो वन राइट्स टू द कॉलोनल द रीडर इवेंचुअली डिस्कवर्स एंड कंटेन द सेवरल इंटरवाइंड प्लॉट्स। देखो एक तो ये इसकी सबसे खासियत है, यहाँ पे बहुत सारे इंटरवाइंड प्लॉट्स यूज़ कर रखे हैं। कई सारे सब प्लॉट्स हैं और परफेक्शन और सभी सब प्लॉट्स को आपस में इंटरवूव किया गया है और बहुत अच्छी तरह से फैब्रिकेट किया हुआ है। इन एडिशन टू द प्लॉट कंसर्निंग टू द कॉलोनल सन, कॉलोनल का जो बेटा है वो ऑगस्टिन। इसके ऊपर भी मैंने क्वेश्चन आगे जो है आंसर राइटिंग टिप्स इस पे दे रखा है कि फाइनली कि उसका जो बेटा है यानी ऑगस्टिन, तो उसका नाम ऑगस्टिन क्यों रखा हुआ है। अकेला ये ऐसा कैरेक्टर है जिसका नाम इतना वैसे रख रखा है, बाकी बहुत सारे कैरेक्टर्स जो हैं उनके नेम को मेंशन नहीं कर रखा है यहाँ पे। जैसे पोस्टमैन को पोस्टमैन ही चला रखा है इवन। और जब आप आगे देखोगे कॉलोनल कॉलोनल है, कॉलोनल्स वाइफ एज एन उसका नाम भी नहीं बता रखा, बट अगस्टिन का नाम बता रखा है। अगस्टिन ने भी क्रिश्चियनिटी को मूव करवाया था हर जगह जो है वो अपने इन सारे लेक्चर को बताया अबाउट द वैल्यू ऑफ द क्रिश्चियनिटी और इन सारे चीज़ को एंड ऑल्सो द प्योरिटी ऑफ द क्रिश्चियनिटी। द सेम हम यहाँ पे देख सकते हैं। ऑगस्टिन जो इस कहानी का कैरेक्टर है वो भी क्लैंडस्टाइन लिटरेचर जो मैं बता रहा हूँ वो इधर से उधर सप्लाई कर रहा था। इसी वजह से वो पुलिस की नज़रों में आ गया, इस वजह से पुलिस ने उसे मार दिया। The plot involving the colonel, however, they encompasses the other two and the dominates the narrative. The feeling of having to wait, मैंने बोला था इस वजह से वेटिंग टू गोडोट से कंपेयर किया गया। कर्नल जो है वो वेट कर रहा होता है 15 साल से, फॉर 15 ईयर द पुअर डेस्टिट्यूट कॉलोनल हैज़ बीन वेटिंग फॉर द मेल। वो मेल का वेट करता है और यहीं से जो है इस पूरी कहानी की हेडिंग आई है दैट नो वन राइट्स टू द कॉलोनल। A piece of the mail that the narrative voice emphasis of the sizable importance। एक छोटा सा मेल है पर इसके लिए उसकी बहुत इम्पोर्टेंस है। रीडर को पहले बहुत देर में रीडर्स को जो पढ़ रहे होते हैं इस कहानी को उन्हें पता चलता है कि कॉलोनल जो है वो अपने पेंशन के लिए वेट कर रहा है और उसको 15 साल हो गए वेट करते हुए। इसीलिए वो हर फ्राइडे को जाता है इसी उसको लेके कि क्या पता टाउन्स हार्बर, ठीक है, अपने शहर के हार्बर वाले एरिया में जाता है और वहाँ पे हर उसको हफ्ते को फ्राइडे को वो मेल लेके आता है वहाँ पे एक बंदा और उसके पास ये जाता है कि क्या पता इन केस कभी इसका मेल आ जाए। इसको लगता है कि हर फ्राइडे जो है इसको मेल आएगा कि अब आपकी पेंशन जो है वो आने लग गई है। ऐसे करते करते 15 साल बीत चुके हैं। तो इस कहानी में 15 ईयर्स ऑलमोस्ट जो है वो दिखा रखा है कि वो 15 साल से वेट कर रहा है। और पोस्ट मास्टर आता है मेल लेके, क्योंकि उस टाइम पे देखो अब पोस्ट मास्टर जो है वो मेल लेके आया करते थे। ये ईमेल नहीं है, दिस इज़ ओनली द मेल, ठीक है। तो मेल लेके आता है पोस्ट मास्टर और हर फ्राइडे को आता है वो टाउन के हार्बर वाले एरिया में। और वो फ्राइडे आता है और हर फ्राइडे को कॉलोनल जो है वहाँ जाता है। किस आस में, सिर्फ इस आस में कि क्या पता कभी उसके जो है उसको क्या पता कभी पेंशन उसकी आ जाए, क्योंकि उसको प्रॉमिस किया गया था कि फ्राइडे, यानी फ्राइडे नहीं, उसको ये प्रॉमिस किया गया था कि जो है अब आपकी पेंशन जो है वो आने लग जाएगी। पर जो पोस्ट मास्टर है वो टाउन के हार्बर वाले एरिया में वो हर फ्राइडे आता था, इसीलिए वो फ्राइडे को जाता है और वहाँ पोस्ट मास्टर जो है उसे बोलता है दैट देयर इज़ नथिंग फॉर द कॉलोनल, और कि आपके लिए यहाँ कुछ भी नहीं है। तब कॉलोनल रिप्लाई करता है दैट नो वन राइट्स टू मी, क्या कोई मेरे लिए लिखता ही नहीं है, कोई मेल ही नहीं लिखता, कोई मेरे को देख ही नहीं रहा। मैंने सेवा करी थी इतनी, इट मीन्स मैंने भी सिविल वॉर में था मैं, और उसके बाद मेरे को पेंशन के लिए प्रॉमिस किया गया और मैं हर फ्राइडे को आता हूँ, पर फिर भी वो हर फ्राइडे को जाता था पोस्ट मास्टर के वहाँ पे कि भाई उसे कभी ना कोई तो आएगा जो उसे, या कोई मेल तो आएगा रिगार्डिंग टू द पेंशन, पर ऐसा कुछ भी नहीं आया होता और उसे 15 साल बीत चुके हैं। While the reader's attention may focus on the colonel and the town's political tension। अब वहाँ पे political tension चल रही पूरे टाउन में, और मैंने बोला था इट्स ऑल अबाउट दिस सिविल वॉर चल रहा है और जो है मार्शल लॉ के अंडर है। और यहाँ पे भी कॉलोनल की वाइफ ने कई बार इसमें और बोला भी है कि द वर्ल्ड इज़ करप्ट,
कि अब ये दुनिया जो है वो करप्ट है, यानी अब आपकी पेंशन नहीं आने वाली। द करप्शन मेंशन एंड द कॉलोनल्स वाइफ इज़ ऑल्सो मेंशन इन अदर बुक ऑफ द गेर्शिया मार्क्वेस। तो मार्क्वेस ने इस करप्शन जैसे टर्म को और भी अपनी कई सारी किताबों में लिखा है, जैसे इन इविल वॉर 1966, इसमें भी इस वर्ड करप्शन का यूज़ किया गया है। जो कर्नल है वो सफ़र फ्रॉम द इंटेस्टिनल प्रॉब्लम, उसको इंटेस्टिनल प्रॉब्लम हो रखी है एंड कॉन्स्टेंट फीवर है, और वहीं वाइफ को जो है अस्थमा हो रखा है। तो ये बिल्कुल उनकी डेप्लोरेबल कंडीशन को दिखाती है कि कितने बेचारे, इनके एक तो सन की डेथ हो रखी है, ऊपर से कोलोनल जो है उसको इंटेस्टिनल प्रॉब्लम है और फीवर हो रहा है, और जो वाइफ है वो अस्थमैटिक है, और ऐसी कंडीशन है। द डॉक्टर हु इज़ यंग एंड हैंडसम, अच्छा डॉक्टर का बहुत प्योर, बहुत अच्छा रोल दिखा रखा है, द परफेक्ट रोल। एक जो ह्यूमन सेक है और जो ह्यूमैनिटी है और द कोर ह्यूमैनिटी है वो इस डॉक्टर में देखने को मिलेगा। लुक्स आफ्टर द कॉलोनल एंड हिज वाइफ, वो उनके दोनों को देखता है, एंड ही ब्रिंग्स हेल्थ टू द ओल्ड कपल, वो इनके लिए हेल्थ लेके आता है। हेल्थ मतलब क्या है, वो आता है और इनको देखता है और फ्री का इलाज करता है इनका, एज वेल एज द क्लैंडस्टीन इन्फॉर्मेशन, और ये इन्फॉर्मेशन भी लेके आता है। जो यहाँ पे क्लैंडस्टीन इट मीन द सीक्रेट इन्फॉर्मेशन, और ये सीक्रेट इन्फॉर्मेशन अबाउट द लिबरल फॉर द कॉलोनल टू पास ऑन, और ये जो सीक्रेट इन्फॉर्मेशन है ये कॉलोनल पास कर रहा है। तो यहाँ पे एक चीज़ देखना है कि ऑगस्टिन यानी इनके लड़के को मारा क्यों गया था, क्योंकि वो क्लैंडस्टीन लिटरेचर या क्लैंडस्टीन इन्फॉर्मेशन जो है इधर से उधर करता था, और वो कॉक फाइट भी करवाता था, इट मीन द रूस्टर। तो ये है। पर जो इसका इनके जो फादर है, इट मीन द कर्नल और कॉलोनल, बच्चे के जाने के बाद भी वो ही काम कर रहा है, यानी अपने बच्चे के उसमें, उसके बच्चे ने जो ये लिबरल वाला काम ये जो छेड़ रखा था उसको वो स्टिल कंटिन्यू कर रहा है विद प्योर हार्ट और 100% एफर्ट से। देखो वो भी यही कर रहा है, वो भी अभी भी क्या है, इन्फॉर्मेशन पास कर रहा है, दैट इज़ ए क्लैंडस्टीन इन्फॉर्मेशन, और वो भी रूस्टर को उसने अपने पास रख रखा है फॉर दी वेल फ्यूचर, कि कभी बेस्ट फ्यूचर होगा, कल परसों मैं भी क्या पता इस रूस्टर ये कॉक फाइट करवाऊँ और उससे कुछ पैसे आ जाए, क्योंकि पेंशन वाले पैसे तो आ नहीं रहे, क्या पता इससे ही कोई पैसे आ जाए। तो ऑगस्टिन जो भी काम छोड़ के गया है वो सारे काम जो है वो कर्नल कर रहा है, और डॉक्टर लेके आ रहा है क्लैंडस्टीन इन्फॉर्मेशन इनके लिए। And the doctor changes and nothing for his visit and saying that he will bill them when the colonel's rooster fight and win. तो जब भी वो डॉक्टर आता है तो वो फीस के लिए वो सिंपल यही बात बोलता है कि जब तुम्हारा रूस्टर कभी जीत जाएगा तब तुम दे देना, अभी टेंशन मत लो। द रूस्टर इनडायरेक्टली टाइज टुगेदर द 3 डिफरेंट प्लॉट, दिस इज इंपॉर्टेंट अगेन। रूस्टर यहाँ पे 3 प्लॉट से कनेक्ट करता है हमें। फर्स्ट थिंग, रूस्टर इज सपोज टू ब्रिंग द वेल बींग टू द कॉलोनल, एक ये फ्यूचर है, एक ये फ्यूचर का एस्पिरेशन है जिसकी वजह से ये जो है दोनों ये जिंदा है। इट मीन एक तो कॉलोनल की वाइफ, अच्छा कॉलोनल की वाइफ उस पर ट्रस्ट नहीं करती है, वो चाहती है कि वो कॉलोनल जो है वो रूस्टर को बेच दे, और कॉलोनल पॉजिटिव सेंस लेके चल रहा है रूस्टर को, उसे लग रहा है जिस तरह से अगस्टिन कॉक फाइट के लिए करवाता था, क्या पता ये रूस्टर से मैं जीत जाऊँ आगे। तो ये दोनों का है, ऊपर से डॉक्टर को भी ऐसे लग रहा है कि वो क्या पता भाई रूस्टर जो है वो सच में आगे जाके ऐसा कुछ करे। तो ऐसे ही इवन द टाउन, वो जो पूरा टाउन है उसको बहुत ज़्यादा जो है लगाव था इन इवन द होप फॉर दैट रूस्टर, कि वो रूस्टर आगे जाके कुछ कर सकता है। द कॉलोनल प्रेफर्स टू प्रोवाइड द रूस्टर रेदर देन फॉर हिज वाइफ एंड फॉर हिमसेल्फ। तो उसकी वाइफ जो है, कॉलोनल की वाइफ, घर में खाने की कमी होती जा रही थी और घर में खाना बिल्कुल था नहीं, पेंशन आ नहीं रहा। तो इस वजह से जो कॉलोनल की वाइफ है वो उसे कहती है काम करो रूस्टर को बेच दो, पर कॉलोनल जो है वो मना कर देता है। वो एंड तक मन बनाता है पर फिर भी वो नहीं देता वो रूस्टर को। तो यहाँ हम देख सकते हैं रूस्टर जो है एक पॉजिटिव फ्यूचर, ठीक है, और एक एस्पिरेशन है रिगार्डिंग टू द फ्यूचर, और ये उनके लाइफ को लेके जो है एज इन एक, मैं बोल सकता हूँ इज़ अ पल्स इन लाइफ, ठीक है। तो जो जीवन के जो पल्स है वो उसको रेफ़र कर रहा है, ठीक है। और बाकी एलिगरी है, सिम्बल्स है, वो मैं हम आंसर में देख लेंगे, अभी यहाँ पे ज़्यादा एनालिसिस नहीं कर सकते क्योंकि कहानी चल रही है। द रूस्टर सफ़र द सेम हार्डशिप दैट द कॉलोनल एंड हिज वाइफ, जब वो रूस्टर के साथ भी वही चल रहा था, क्योंकि जब उनको ही खाना नहीं मिल रहा था तो रूस्टर को खाना कैसे मिलेगा। अब यहाँ प्रेजेंट कर रहा है कि वो नहीं खा रहा, कि वो क्यों नहीं खा रहा, क्योंकि वो भी सेलेक्टिव है इन द सेम वे जस्ट लाइक द कॉलोनल। कॉलोनल बेशक कुछ भी हो बट स्टिल उसको गवर्नमेंट पे विश्वास है, उसे लग रहा है कि यस ऐसा कुछ हो सकता है कि इवन के द गवर्नमेंट जो है वो उन्हें भेज सकती है क्या, द मेल रिगार्डिंग टू द पेंशन। पर एंड तक कहानी में ऐसा कुछ नहीं होगा, और 15 साल हो चुके उसे वेट करते हुए।
द कॉलोनल्स वाइफ वांट्स द कॉलोनल टू गेट रीड ऑफ द रूस्टर, वो चाहती है रूस्टर को बेच दिया जाए। शी थिंक्स दैट द रूस्टर आर एक्कर्स्ड एंड दैट हर हस्बैंड्स रूस्टर कॉज द डेथ ऑफ हर सन, और उसे लग रहा है कि इसी रूस्टर की वजह से उसके जो बच्चे की डेथ हुई है, ऑगस्टिन की। यहाँ पे रीडर को पता चलता है कि कॉलोनल और उसके जो सन जो है उसका नाम ऑगस्टिन है। द कॉलोनल इंसिस्ट दैट इट इज़ द बेस्ट टू द रूस्टर टू द ऑनर ऑफ द सन्स मेमोरी, जबकि कॉलोनल जो है वो दूसरा, वो कुछ और सोच के चल रहा है, वो पॉजिटिव साइड से सोच रहा है। वो सोच रहा है कि ये यादें हैं, ये जो रूस्टर है ये याद है उसके लड़के की, तो वो नहीं बेचेगा इसे। एंड टू सेल इट आफ्टर द फाइट अ बेटर प्राइस, और बेचेगा भी तब, अब एक बार उसे लड़वाएगा और जितवा देगा और उससे कुछ पैसे आएंगे, उसके बाद वो उसे बेच देगा। ठीक है, तो ये कंडीशन याद रखनी है आपको। इन द मीन टाइम द वाइफ हु इज़ फ्रीड, और वाइफ जो कि कमज़ोर है, स्थमैटिक है, उसे ये लग रहा है कि कहीं वो दोनों मर ना जाएं भूख से। शी बिलीव दैट शी हैज़ फाउंड द सोल्यूशन टू दिस प्रॉब्लम, वो मानती है कि उसके पास सोल्यूशन है। और वो कहती है दैट दे कैन सेल देयर वॉल क्लॉक, कि वो वॉल क्लॉक यानी दीवार घड़ी को बेच देते हैं फॉर 40 पेसोस, पेसोस इज़ द यूनिट। ठीक है, तो और टू एलवेरो, किसको बेचेंगे? वो एलवेरो। अब एलवेरो कौन है? देखो, एलवेरो एक और कैरेक्टर है जिसके नेम से इसे प्रेजेंट कर रखा है। तो एलवेरो के पास जो है, एलवेरो के पास वो काम करता था इसका बेटा, जिसका नाम था ऑगस्टिन। ठीक है, तो ऑगस्टिन एलवेरो के पास काम करता था, और ऑगस्टिन जो है एलवेरो के पास किस चीज़ का काम करता था? टेलर का। ये ध्यान रखना आपको। तो एलवेरो भी एक ऐसा मेन कैरेक्टर है इसमें। तो कॉलन का जो सन है वॉज अ टेलर हु यूज टू वर्क फॉर एलवेरो, वो एलवेरो के लिए काम करता था और टेलरिंग का काम वो एलवेरो के लिए करता था। तो बाद में जो सेविंग मशीन है, जब वो उसकी डेथ हो गई, तो अब कॉलोनल और उसकी जो वाइफ है, ऑगस्टिन की डेथ के बाद उन्होंने वो जो मशीन है, सेविंग मशीन है, सिलने सिलाई वाली मशीन, वो उसी को बेच दी थी एलवेरो को। तो ये सोचते एक काम करते हैं कि दीवार घड़ी भी जाके उसी को बेच देंगे। अगेन हाउएवर द कॉलोनल्स प्राइड गेट्स इन हिज वे। अगस्टिन फ्रेंड एट द टेलर शॉप व्हेन द कॉलोनल टू सेल द रूस्टर। और बाद में देखा कि के हर किसी के घर में वो नॉर्मल चीज़ है, और जो प्राइस है उसका रियल में यानी क्लॉक का, वो कोई ख़रीद ही नहीं रहा, मतलब बिल्कुल ही ऑलमोस्ट ख़त्म है। तो इसलिए उन्होंने सोचा कि नहीं नहीं, रहने ही दो, कोई फ़ायदा ही नहीं इससे बेच के, कुछ कौड़ियों के भाव में जाएगी चीज़, क्योंकि हर किसी के घर में वही चीज़ है। तो उसके बाद क्या है, टू सेल, अब उसके बाद वो डिसाइड करते हैं कि रूस्टर को बेचें। तो वो कॉलोनल की वाइफ उसे कहती है काम करो, आप जाके रूस्टर को बेच दो, इसको बेचो नहीं तो कोई फ़ायदा नहीं, हम मर जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से, पर अंदाज बहुत इसका वैसा नहीं है, इतना सॉफ्ट जैसे मैं बोल रहा हूँ, तो बहुत ज़्यादा अकड़ में बोलती थी। और अकड़ वो अकड़ नहीं है यहाँ पे, क्योंकि भाई पहले ज़िंदा रहोगे तभी तो तुम आगे कुछ कर पाओगे। और उसको वो बहुत ही ज़्यादा नाखुश थी कि मेल तो आ नहीं रहा और सारे करप्ट हैं, और पेंशन आएगी नहीं, गवर्नमेंट देगी नहीं, तो इससे अच्छा रूस्टर का भी करें क्या, तो रूस्टर इससे बढ़िया बेच दे। उसे बार बार यही कहती थी अपने हस्बैंड को। एंड ब्रॉट हिम टू द स्टोर। और एक दिन जो है इतना ज़्यादा फोर्स किया कि जिस वजह से जो है वो कॉलोनल जो है वो स्टोर में उसे बेचने गया। पर जैसे ही वो स्टोर में जाता है तो वहाँ देखता है कॉलोनल के ऑगस्टिन के कई सारे फ्रेंड जो है वहाँ वहाँ बैठे होते हैं। However, decided to feed the rooster after the colonel tells that he does not want to care it anymore and telling them that I am too old for that. तो वो, सो द कॉलोनल इज टू अशेम टू से दैट हैज़ ब्रॉट हिम टू द स्टोर। अब कॉलोनल जो है वो बहुत कोशिश कर रहा है अपने आप को बचाने के लिए, ताकि किसी को पता ना चले उनकी कंडीशन ऐसी हो रखी है। ये आप जब कहानी के स्टार्टिंग से लेके एंड तक मूव करोगे तो कॉलोनल आपको इसी फेज में मिलेगा कि वो बाहर ये दिखाना ही नहीं चाहता कि उनकी कंडीशन इतनी बुरी हो रखी है। इसीलिए जब वो लेके जाएगा वो रूस्टर को, तो वो बेच नहीं पाएगा, क्योंकि वो ये ना समझ ले कि सबके भाई ये बिल्कुल ही जो है वो नंगे हो चुके हैं। इस चीज़ का ध्यान रख रहा है कॉलोनल। और इसी बात से लेके प्रॉब्लम है किसको, उसकी वाइफ को, कि क्या फ़ायदा, दुनिया को क्या लगे क्या नहीं, हम तो मर ही जाएंगे, फिर फ़ायदा क्या है। तो इस चीज़ को लेके टसल चल रही है, और एक तरह से ये बहुत ही सोशल आईडी का जो पार्ट है, सिग्मंड फ्रॉइड का जो कंसेप्ट है, वो भी टच हो रहा है यहाँ पे। अब इस ऑन द सेकेंड फ्राइडे, अब सेकेंड फ्राइडे द कॉलोनल गोज़ बैक टू द हार्बर, वो दोबारा जाता है और एंटिसिपेटेड द पीस ऑफ द मेल, कि भाई मेल आएगा। एंड द न्यूज़ पेपर एंड द पर्सन मेल एंड ही आस्क्ड द मेल मैन, उसने मेल मैन से पूछा कुछ आया? उसने लिखा दैट नो वन राइट्स टू द कॉलोनल। उस मेल मैन ने बोला कि नहीं, तुम्हारे लिए कोई लिख ही नहीं रहा। यहीं से ये टाइटल आया है। ठीक है, फॉर द 15 ईयर्स द कॉलोनल हैज़ बिन वेटिंग, वही वाली बात है, पेंशन के लिए वो 15 साल तक वेट कर रहा है।
ऑन थर्ड फ्राइडे वाइल द कॉलोनल इज मेंटेनिंग हिज प्राइड, मैंने बोला था देखो अराउंड 42 डेज है और 6 वीक तक लिखा हुआ है, अब थर्ड फ्राइडे पे आ चुके हैं। बाय रिटर्निंग टू द हार्बर हिज वाइफ ट्राइज टू गेट द लोन फ्रॉम द फादर एंजल बट फेल्स। तो अभी सोचते हैं काम करते हैं फादर एंजल से लोन ले लेते हैं। फादर एंजल इट मीन चर्च, चर्च में एक फादर एंजल है, उससे लोन लेने की इन्होंने सोची पर उसे मना कर दिया। शी देन ट्राइज टू सेल द वॉल क्लॉक, इन सोचा वॉल क्लॉक को बेचते हैं, बट फाइंड आउट दैट मोस्ट पीपल ऑलरेडी ऑन अ बेटर वन, कि देखते हैं सबके पास पहले ही इतने अच्छे अच्छे तो वो हमारा क्यों ही खरीदेंगे। हर एफर्ट्स टू ब्रिंग द मनी होम ओनली अपसेट द कॉलोनल हु बिटरली रिप्लाइज। तो वो हर ऑप्शन करती है किस तरह से कुछ पैसे जो हैं वो आ जाएं, पर जिस वजह से जो है सो नाउ दैट एवरी वन नोज दैट वी आर स्टार्विंग, पर कॉलोनल को ये बहुत अजीब लगती है, इसलिए उसकी ये लाइन है कि अच्छा अब तो सबको पता चल जाएगा कि हम जो है वो भूखे मर रहे हैं। और उसकी वाइफ ने यहाँ पे आंसर दिया, देखो ये याद करना है आपको, दैट सो नाउ एवरी वन इज नो दैट वी आर स्टार्विंग, ताकि आप आंसर राइटिंग में अच्छी तरह से लिख के आ सको। और उसकी वाइफ आंसर देती है, यू शुड रियलाइज दैट यू कांट ईट डिग्निटी, और आपको ये पता होना चाहिए कि आप डिग्निटी नहीं खा सकते हो। ये जो डिग्निटी है, ये जो शान व शौकत है, ये जो एक रिस्पेक्ट है, इसको खाया नहीं जा सकता। खाओगे तो चीज़ ही ना हो, मतलब खाना ही तो खाओगे, और खाने के लिए पैसा चाहिए, और पैसे के लिए तो हमें कहीं ना कहीं से कुछ करना पड़ेगा। डिग्निटी को कोई नहीं ले सकता, ना खा सकते हम इसे। ये बाहर एक तरह से सही रह सकती है ये चीज़, कि अपने आप को प्रेजेंट करने के लिए। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं फ्रेलनेस और वीक दिखा रखा है कॉलोनल को, और किस तरह से उसकी जो वाइफ है वो एक रियल ग्राउंड पे दिखाई गई है, और ऐसा दिखाया गया रूट लेवल पे मूव कर रही है वो। उसे पता है कि ज़िंदा रहने के लिए हमें सबसे पहले क्या चाहिए, दैट वी नीड द फूड, और फूड जो है दैट इज़ टोटली डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ द डिग्निटी। डिग्निटी फूड ला ही नहीं पा रही, क्योंकि डिग्निटी है उसने इतना सर्व किया और उसे पेंशन स्टिल अभी तक नहीं मिल रहा गवर्नमेंट की तरफ से, तो क्या फ़ायदा इसका। अब यहाँ पे ये भी एक नाम से मेंशन कर रखा है। सबास क्या था कि जो कि सिविल वॉर जैसी कंडीशन में गले में सांप रखता था वो, और मेडिसिन बेचता था, और मेडिसिन बेच बेच के उसने कई सारी कोठी गढ़ दी, ठीक है, यानी अमीर हो गया बहुत ज़्यादा वो। तो सबास ये कैरेक्टर है। तो एंड में जो है वो कॉलोनल सोचता है कि एक काम करता हूँ, सबास को जाके ये रूस्टर बेच देता हूँ। और जैसे वो सबास के पास रूस्टर बेचने जाता है तो सबास उसका रेट जो है वो बहुत कम लगाता है। तब डॉक्टर बोलता है, डॉक्टर फील दैट इट इज़ लेस देन हाफ व्हाट द रूस्टर इज वर्थ, कि सच में इसकी जो कीमत है उससे आधे पे लगा रहा है। तो डॉक्टर सीम्स टू अंडरस्टैंड द सबास ग्रीड, डॉक्टर को पता था सबास बहुत लालची है, एम्बिशियस है, करप्ट है पूरा, और सबा का जो फॉर्च्यून एकदम से उसने इतना सारा कुछ बना लिया है, तो उसे और ये भी पता था कि वो जो है इसी तरह से लोगों को लूट लूट के बना रहा है। एक्सप्लेन्स टू द कॉलोनल, उसने कॉलोनल को ये सब बातें भी बताई, एंड क्रिएटेड द क्वेश्चनेबल कन्वीनियंस विद द टाउन्स मेयर, एंड व्हेन द लैंड ओनर वर परसिक्यूटेड टू द मेयर्स आर्म्ड फोर्सेज, द सेम आर्म्ड फोर्सेज किल्ड द कॉलोनल्स सन। अब देखो यहाँ पे क्या है, दैट क्रिएटेड अ क्वेश्चनेबल, अब उसने ये बोला, उसने बोला एक काम करो आप टाउन के मेयर से मिल लो, क्या पता वो खरीद ले। व्हेन द लैंड ओनर वर परसिक्यूटेड बाय द मेयर्स आर्म्ड फोर्सेस, पर ये जो कई सारे लैंड ओनर्स जो है उनको बहुत बुरी तरह से जो है ख़त्म किया था इस मेयर ने। तो यानी ये मेयर भी पूरा ही करप्ट है, इसने जो पैसे बनाए वो लैंड ओनर से छीन वीन के इस तरह से बनाए हैं। द सेम आर्म्ड फोर्सेज, और जो मेयर की जो आर्म्ड फोर्सेज है, इसी आर्म्ड फोर्सेज ने कॉलोनल के बेटे को मारा, क्योंकि वो क्लैंडस्टाइन इन्फॉर्मेशन जो है वो शेयर कर रहा था। और जो गवर्नमेंट है दैट इज़ कंजर्वेटिव, और इसमें जो लिबरल थॉट्स वगैरह ऐसे करोगे तो वही है, तो उसने उस बिहाफ पे जो है पुलिस ने, जो मेयर ने जो आर्म फोर्सेस लगा रखी थी, उस आर्म फोर्सेस ने जो है वो उसको मार दिया, ऑगस्टिन को। तो कॉलोनल हाउएवर वांट्स टू सी दिस सभा इन द डिफरेंट लाइट, वो सभा को दूसरी उस वे में देख रहा था कॉलोनल। हिज डिग्निटी अलाउ हिम टू इग्नोर दिस सभास मटेरियल वेल्थ, अब उसकी डिग्निटी ये कह रही थी कि सभा चाहे मटेरियल वेल्थ कैसे ही लेके आया, उसे क्या लेना। द कॉलोनल लिव्स इन अ वर्ल्ड दैट मेक्स बिलीव बट ही हैप्पीयर्स टू बी रिस्पेक्टेड बाय द पीपल। कॉलोनल ऐसी दुनिया में रहता था जहाँ पे उसको रिस्पेक्ट ज़्यादा चाहिए थी, और उसको रिस्पेक्ट मिल भी रही थी। एट द टाउन स्कूल और दैट ही शोन कंसिडरेबल रिस्पेक्ट, और उसको कई सारे बहुत अच्छे रिस्पेक्ट मिलते हैं, जैसे टाउन के पूल हॉल जगह पे वहाँ पे भी। Then the same policeman who killed his son catches him and the clandestine lampoon in his pocket, जिस पुलिस वाले ने उसे मारा, उसके बेटे को मारा सॉरी, तो वो जो पुलिस वाला है जिसने उसके बेटे को मारा, क्योंकि वो क्लैंडस्टाइन इन्फॉर्मेशन जो है वो पास कर रहा था। जब यही पुलिस वाला जो है वो उससे मिलता है, किससे, कॉलोनल से। द पुलिस मैन एम्स टू राइफल द बैरल टू द कॉलोनल, तो वो जो है पुलिस मैन जो है वो बैरल यानी एक तरह का राइफल जो है वो लगा देता है कॉलोनल के, क्योंकि कहीं ना कहीं उसे भी शक हो रहा था कि ये क्लैंडस्टाइन इन्फॉर्मेशन जो ये स्टिल अब जो उसका बाप है वो कैरी ऑन कर रहा है।
बट द कॉलोनल, पर कॉलोनल देखो क्या कर रहा है, जेंटली पुशेस द राइफल बैरल अवे विद द टिप्स ऑफ हिज फिंगर, प्यार से अपनी उंगली लगा के उसको राइफल को साइड कर देता है और बोलता है एक्सक्यूजेस हिमसेल्फ एंड इफ टू आस्क द पुलिसमैन टू क्लियर हिज वे, और उसे बोलता है प्लीज़ थोड़ा साइड हो जाओ। एंड सरप्राइजिंगली इनफ द पुलिसमैन आंसर दैट यू मे गो कॉलोनल, और पुलिसमैन भी आंसर कहते हैं दैट यू मे गो। कि इतना ज़्यादा ही प्यारा कैरेक्टर दिखा रखा है कर्नल, और इतना ज़्यादा प्लेसिड और सीरीन है, इतना ज़्यादा काम है, ठीक है। तो इस तरह का कैरेक्टर जो है वो कॉलोनल दिखा रखा है। तो वो जिसने उसके बेटे को मारा है, ऐसे में देख के तो बाप बहुत ज़्यादा उबल जाए, बट स्टिल वो कुछ नहीं कर रहा है, वो बिल्कुल प्यार से साइड कर रहा है। दिस इज़ द डिग्निटी अगेन, और सच में रिस्पेक्ट मिलती है ऐसे कॉलोनल को। और इसी तक पहुंचते हैं स्टोरी, द कॉर्नल्स वाइफ स्टिल लुक द रूस्टर एज अ डिसडेन, वो देख रही फिर भी रूस्टर को कि इससे हटाओ, और उसने बोल दिया इविल ओमिन बर्ड, ये बहुत ज़्यादा जो है कैसी पक्षी है, ये बहुत मनहूस है। अच्छा, इसी के ऊपर एक बेस्ड एक पोएम है जो कि ऐसे लिखा था एस टी कॉलरिज की, द रोमांटिक पोएट, जानते हो अगर आप। उसकी एक द फेमस राइटिंग है एल्बेट्रोस अराउंड द नेक, ठीक है, एल्बेट्रोस अराउंड द नेक, ये उससे कनेक्टेड लग रही है, ठीक है। उसमें भी एक पक्षी जो है वो ऊपर से जाती है, पहले तो वो मान लेते हैं ये क्राइस्ट ने भेजा है एज एन सिंबल ऑफ गुड एंड फॉर्च्यून, बाद में वो उसको बोल देते हैं मनहूस और उसे मार देते हैं। तो कॉलरिज का जो स्टाइल है एल्बेट्रोस अराउंड द नेक, दैट इज़ अ फिलोसफिकल पोएम, उससे ये जो है ये टच लग रही है यहाँ पे। तो ये जो मैं बोल रहा हूँ, या प्लीज़ आप आंसर राइटिंग में ज़रूर लिख के आना। जो पोएम है एस टी कॉलरिज, सैमुअल टेलर कॉलरिज, ठीक है, जिन्होंने लिरिकल बैलेड लिखा था वर्ड्सवर्थ के साथ मिलके। तो और 1798 में लिरिकल बैलेड दैट इज़ कॉल्ड द बाइबल ऑफ द रोमांटिक एज, तो उनका एक जो वर्क है एल्बेट्रोस अराउंड द नक, उससे उसमें भी इस तरह की एक लाइन है। चलो अब आगे मूव करते हैं कहानी में। द कॉलोनल कंटिन्यूज टू गो टू द हार्बर एवरी फ्राइडे, वो अभी भी फ्राइडे जा रहा है फॉर द मील, और उसका मील जो है वो मिलता ही नहीं है। इनफैक्ट दी, क्योंकि आगे से कोई उसके लिए लिखता ही नहीं। द रूस्टर गोज टू द ट्रायल द लोकल पिट एंड लाइक ए गोल्ड मेडल एथलीट। अच्छा, रूस्टर की बहुत हवा बना रखी है, रूस्टर को ऐसे माना जाता है कि वो गोल्ड मेडल एथलीट है, सुपरस्टार से कंपेयर किया जाता है एज एन प्लेयर, एंड ग्रेटेड विद द अप्लॉज एंड लाउड शूटिंग, कि ऐसा माना जाता है कि एक टाइम पे वो जीतेगा और बहुत सारा पैसा लेके आएगा, और टाउन के जो लोग हैं वो भी उसको बहुत मानते हैं, क्योंकि एक रूस्टर एक गांव से दूसरे गांव के लिए लड़ता है, इसीलिए वो गांव का एज एन पॉप स्टार, मूवी एक्टर, फॉक हीरो, इस तरह से जो है वो कंसिडर किया जाता है। दैट हैड सम ऑफ द कॉमिक सीन, ये कॉमिक सीन है बट दैट इज सीरियस, तो ये सीरियस है, इज इन फॉर्म ऑफ एलिग्री, एक्सटेंडेड सिंबल यूज़ कर रखा है। द कॉलोनल हिमसेल्फ टेक द रूस्टर बैक टू द पिट फॉर द ट्रायल एंड होप फॉर द क्विक अराइवल January 20, एंड डेट ऑफ द रूस्टर विल फाइट, कि उन्हें लगा था 20 जनवरी को रूस्टर जो है उससे लड़वाएंगे। He cannot envision the rooster losing and thinks his pension from the civil war will eventually come. और ऐसा नहीं है कि उसे लग रहा था कि रूस्टर कभी हारेगा या सिविल वॉर वाला जो पेंशन वो मेरा नहीं आएगा, वो एंड तक पॉजिटिव बताया गया है कॉलोनल। हिज वाइफ हाउएवर रिमेन्स स्केप्टिकल, उसकी वाइफ को हमेशा शक रहता है कि आएगा नहीं आएगा, और वो दुनिया को बिल्कुल नेगेटिव उससे देख रही है, और उसे पता है किस तरह का नहीं आएगा, पर अल्टीमेट रियलिटी जो है वो उसकी वाइफ ही देख पा रही है। एंड व्हेन शी फाइनली फाइंड्स दैट हरसेल्फ रनिंग आउट ऑफ द पॉसिबल, अब उसे लग रहा है कि अब सब कुछ ख़त्म होने वाला है, तो वो अपने कंट्रोल को लूज़ कर देती है, ग्रैब्स द कॉलोनल बाय द कॉलर, उसको उसके शर्ट और उसकी कॉलर को पकड़ लेती है, एंड शेक्स हिम हार्ड, उसे हिलाती है बहुत, यानी गुद्दी पकड़ ली एक तरह से, उसके कॉलर को पकड़ के उसको हिला दिया। एंड डिमांडिंग, और डिमांड करी, एंड मीन वाइल वट डू वी ईट, तब तक हम क्या खाएंगे, जब तक आप ये सोच ही रहे हो कि ये होगा वो होगा, क्या खाएंगे तब तक, ठीक है, इस तरह से लाइन बोली जा रही है द कॉलोनल विदाउट लूजिंग इज कंपोजर। और इसमें भी कर्नल जो है वो गुस्सा नहीं हो रहा, बिल्कुल शांत है, बिल्कुल प्यार से बैठा हुआ है, एंड द फीलिंग रेदर इनविंसिबल एंड क्वाइटली आंसर दैट शिट, हम शिट खाएंगे, एंड एस को ब्रैकेट में डाल रखा है HIT, ऐसे लिखा हुआ है, दैट इज़ द हिट एंड दैट इज़ द शिट, ठीक है, कि हम कुछ भी नहीं खाएंगे, बिल्कुल कूड़ा कबाड़, एंड यू नो द मीनिंग ऑफ द शिट, ठीक है। तो इस तरह से एंड तक भी वो स्टिल पॉजिटिव है, और उसको लग रहा है दैट मेल आएगा एक दिन, और उसे ऐसा लग रहा है कि एक दिन जो है वो रूस्टर जीतेगा। यहाँ से कंटेंट की शुरुआत होती है जो कि इम्पोर्टेंट फॉर द आर्मी, और कई सारे दिस इज़ अ पार्ट ऑफ द डिस्कोर्स, इट मीन हम इसके बहुत ही लेयर ऑन लेयर हम जो है वो मूव करेंगे। तो सबसे पहले यॉनरा एंड द नरेटिव स्ट्रक्चर, दिस इज़ कॉल्ड द यॉनरा, कि हम भाई इसमें किस उससे है और कैसे लिखी गई है और क्या इसमें हटके बात है। द नो वन राइट टू द कर्नल इज सेकेंड बुक पब्लिश बाय गैब्रियल गार्सिया मार्क्वेस, तो मार्क्वेस ने सेकेंड बुक ये पब्लिश करी थी, इससे पहले इन्होंने जो है 1955 में लीव स्टॉर्म लिखी थी। इज़ अ नोवेला, ये नोवेला है, इट्स अ पार्ट ऑफ द नोवेला जो मैंने स्टार्टिंग में बताया,
और इसमें जो है द प्लॉट अनफोल्ड्स इन ए स्ट्रेट एंड द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। दिस टाइप ऑफ द नैरेटिव इज रिफर्ड एज अ लीनियर नरेशन। तो याद रखना, लीनियर नरेशन रखी गई। कहानी को ऐसा लग रहा है एक नरेटिव वॉइस है जो कि पैरेलल मूव हो रही है, और जब कोई भी नरेटिव वॉइस अगर पैरेलल मूव हो रही है तो कहानी को बिल्कुल पैरेलल वे में समझाया जा रहा है, इसलिए लीनियर मूव कर रही है, एक जैसी। द फर्स्ट थ्री चैप्टर ऑफ द नोवेला पे पर्टिकुलरली अटेंशन टू द कॉर्नर्स एंग्विशिंग वेट फॉर द मेल। जो पहले 3 चैप्टर हैं उसमें दिखा रखा है, वैसे इसमें एग्जैक्ट नहीं मेंशन है कि कितने चैप्टर्स हैं, पर फिर भी 7 इसको पार्ट में डिवाइड किया गया। पहले 3 चैप्टर में दिखाया गया कि वो मेल का वेट कर रहा है, और उसके बाद जो नरेटिव है थ्रू इट्स द ड्रामेटिक एंड, और एंड में बिल्कुल ड्रामेटिक पैरेलल नरेशन चल रही है। ऐसा लग रहा है नरेटर की वॉइस जो है वो पैरेलल मूव कर रही है स्टोरी के। और द रीडिंग में लीव द रीडर टू द आइडिया दैट होल स्टोरी इज अ ट्रिवियल एंड द नॉनसेंसिकल। कई बार ऐसा लगता है कि इट्स अ ट्रिवियल, कोई कुछ कंसेप्ट ही नहीं है, द प्लॉट इज़ नॉट स्ट्रॉन्ग, बट स्टिल जो है राइटिंग में बहुत आयरॉनिकल राइटिंग है, और गवर्नमेंट पे, इवन द लिबरल और साथ ही साथ कंजर्वेटिव गवर्नमेंट पे, और डाउन टोडन कंडीशन, सिविल वॉर का एक तरह से रिफ्लेक्शन है कोर। द नो वन राइट्स द कॉलोनल मोस्ट द मोस्ट आयरॉनिकल वे, आयरॉनिकल राइटिंग है। उसी द नरेटिव स्ट्रक्चर द नो वन राइट टू द कर्नल इज ऑमनिसेंट नरेटर। इसमें जो नरेटर है दैट इज ऑमनिसेंट, ऐसा लग रहा है हर जगह है, इज मूविंग पैरेलल विद द स्टोरी जो मैंने बोला। इट वाज 7:20 दैट द कॉलोनल फिनिश द वाइंडिंग द क्लॉक एंड अदर। देखो इतना एग्जैक्ट बता रहा है टाइम के साथ, तो हम बोल सकते हैं ऑमनिसेंट नरेटर है। द स्टोरी लाइन इज़ अबाउट द 75 ईयर ओल्ड कॉलोनल और उसकी अस्थमेटिक वाइफ है, जिसके ऊपर ये पूरी कहानी जो है उसे डिज़ाइन कर रखा है। And the William Plumer, a critic of the North America Latin America, shows the overhauled script of the extravagance। उसने बता रखा है बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रावेगेंट वे में लिखा गया है। प्लॉट इज़ नॉट स्ट्रॉन्ग, कि प्लॉट इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, पर हमें इससे क्या लेना। ऑल्दो द लीनियर नरेशन इसमें देखा गया कहानी में, एंड इट्स अ वे ऑफ द राइटिंग द ट्रेडिशनल इज़ यूजुअली सीन इन द ट्रेडिशनल स्टाइल ऑफ द राइटिंग। तो ट्रेडिशनल वे से इसे लिखा गया है, बस ये इसमें थोड़ा सा आप याद रखना। स्टार्टिंग में कि कहानी की शुरुआत अक्टूबर 27 से दिसंबर 7 तक है, 6 वीक तक है, वो हमने ऑलरेडी पूरा कैलकुलेट करके बता रखा है। तो वही सारी बातें इसमें हैं कि किस तरह से वो 1922 को उसका जो बेटा है वो पैदा होता है। तो जैसे हम कहानी में मूव करते तो 9 मंथ है ना बिफोर, 9 महीने पहले कहानी चल रही होती है, और ये सब मैं ऑलरेडी आपको स्लाइड में बता चुका हूँ, तो दोबारा करने की ज़रूरत नहीं, बस आप स्लाइड रोक के यहाँ पे देख लेना। इसके तरह एक मूव हो रहा है, एक तो कहानी में 1956 और 57 का एज ऑफ एलिनेशन के टाइम पे राइटिंग लिखी गई है। इस समय भी क्या है, द करंट टाइम ऑफ द नोवेला वाज अ टाइम व्हेन द कोलंबिया वाज अंडरगोइंग अ वेव ऑफ द वायलेंस। इस समय भी वायलेंस चल रही, दैट इज कॉल्ड द लॉ ऑफ वालेंसिया, इट मीन दैट वायलेंस। और ये जो वायलेंस है याद दिलाती है 1899 का सिविल वॉर, ये भी मैंने बता रखा है आपको। जो लैंग्वेज डिफरेंट, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हो दैट इज़ द ऑस्ट्रियर, ठीक है। तो ऑस्ट्रियर काफ़ी एक डिफरेंट वे है, जैसे हम बोल सकते हैं इज़ अ वेरी सिंपल। वैसे तो सिंपल है, पर इसका मतलब ये भी है दैट यूज अबाउट ए पर्सन वेरी स्ट्रिक्ट एंड सीरियस। तो स्ट्रिक्ट और सीरियस भी है, बेशक सिंपल हो। द यूज़ ऑफ द लैंग्वेज इज़ ऑल्सो द हार्बिंगर ऑफ द मच डिसकंटेंटिव। दिखाया गया है किस तरह से कोलम्बियन के जो कोस्टल टाउन है वहाँ पे कहानी को सेट किया गया, और कुछ ऐसे हैं जिससे कि देख के पता चल रहा है कि बहुत ही डाउन ट्रोडन और डिप्लोरेबल कंडीशन है। जो कंडीशन है वो बिल्कुल सही नहीं है। जैसे दी ओनली थिंग दैट कम्स फॉर इज़ द श्योर इज़ द डेथ, कि डेथ इज़ एन अल्टीमेट रियलिटी, और ये लाइन बोली गई है। तो और ये कहाँ पे दैट 156 जो है वो, तो ये भी याद कर सकते हो आप। द टू थिंग्स दैट बाय चेंजिंग द लॉयर इज पेंशन माइट देन बी मेड टू कम। अब यहाँ पे देखो द ओनली सर्टेन थिंग इज द डेथ एज द पोस्ट मास्टर टेल द कॉलोनल। पोस्ट मास्टर जो है वो कॉलोनल को बोल रहा है द टू थिंग्स दैट द चेंजिंग लॉयर, लॉयर बदल के कुछ लेना देना नहीं है, कि लॉयर बदल के भी जो है पेंशन आ जाए ऐसा कुछ नहीं होगा। वो ये बोल रहा है द ओनली थिंग दैट कम श्योर इज़ द डेथ। वो कॉलोनल को बोल रहा है मरोगे तो पक्का, ये सच है, पर मेल आए ना आए ये पक्का पता है कि नहीं है। देख सकते हो द लैंग्वेज किस तरह की लैंग्वेज का यूज़ किया गया, दैट इज़ द ऑस्ट्रिया, दैट मीन स्ट्रिक्ट। सिंपल है बट दैट इज़ द स्ट्रिक्ट एंड द सीरियस लैंग्वेज। एंड इवन द सबास ने भी क्राई किया द टाउन स्टिंक्स, कि ये पूरे जो टाउन है उसमें बदबू आ रही है, और इसका मतलब क्या है, कोई बीमारी जो है उस समय फैल रही है। इसीलिए लास्ट में भी है दैट इट में द शिट टाउन भी बोला गया इसे, इतनी ज़्यादा कंडीशन ख़राब है। तो यानी सैनिटेशन का कोई वो नहीं है यहाँ पे, बिल्कुल ही घटिया हालत हो रखी है, कोई बीमारी फैल रखी है, जिस वजह से इस तरह की बीमारियाँ जो है वो नॉर्मली फैलती जा रही है। हमारे पास जो मेन कैरेक्टर है वो भी बीमारी वाले हैं,
और डॉक्टर को भी देख के लग रहा है कि वो जिस तरह से वो सबका इलाज कर रहा है कि वो कंडीशन इतनी ज़्यादा ख़राब हो रखी है कि उसको उतने ज़्यादा पैसे नहीं मिल सकते, इसीलिए वो कई लोगों की जो है वो फ्री में मदद कर रहा है। तो ये क्या है, कुछ बैकग्राउंड है जो कि कहानी के पीछे मूव कर रही है, इसको ध्यान में रखना है। अब हमारे पास पार्ट है, ठीक है, इसको भी देख के चलना। सबसे पहले नरेटर इज ऑमनीसेंट, जो पहले से ही बता रखा है, मैं उसको दोबारा नहीं बताऊंगा, वीडियो काफ़ी बड़ी हो जाएगी। तो द मेन कैरेक्टर ऑफ द नोवेला आर द कॉलोनल एंड हिज वाइफ एंड रूस्टर, ये तीन जो है मेन कैरेक्टर हैं। तो प्राइमरी कैरेक्टर्स हैं 1 2 एंड 3। सेकेंडरी कैरेक्टर्स काफ़ी हैं, जैसे शहबाज हैं, डॉक्टर है, पोस्टमैन है, लॉयर है, टाउन्स मेयर है, फादर एंजल है, ऑगस्टिन के फ्रेंड है, एल्वेरो है, अल्फोंसो है, जर्मन, ठीक है। तो ये मोसेस, सीरियन, ऑगस्टिन, ठीक है, ये सारे सेकेंडरी कैरेक्टर दिखा रखे हैं। पर प्राइमरी कैरेक्टर में ऑगस्टिन भी आ जाता है एक तरह से। द कॉन्शियसनेस ऑफ द ऑमनीसेंट नरेटर, ऐसा लग रहा है नरेटर साथ ही साथ मूव कर रहा हो, ये ऑलरेडी हम देख चुके हैं। ऑगस्टिन फर्स्ट इमर्जेस एज द मियर द रेफरेंस बट ग्रेजुअली इन्वॉल्व्स बिकम एन इंपॉर्टेंट सिंबल ऑफ द गाइडेंस एंड द सबवर्जन। तो ऐसा नहीं है कि ऑगस्टिन नहीं है इसमें प्राइमरी कैरेक्टर में, वो मूव कर रहा है, वो एज हम बोल सकते हैं वीन ऑफ द स्टोरी, नस है इस पूरी कहानी की। अब ये ऑफ द नरेटिव द कॉलोनल इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट कॉलोनल है। स्टार्टिंग भी उससे है और एंड भी डायलॉग में उसी से ही हो रही है, ठीक है। और तो दे कंस्टिट्यूटेड द वन होल मेड ऑफ द टू पार्ट्स लाइक द टू साइड्स ऑफ द वन कॉइन, हाउएवर दे आर इंडीड द टू डिफरेंट कैरेक्टर। अब बेशक कॉलोनल और उसकी वाइफ जो है वो अलग अलग कैरेक्टर, बट स्टिल यही दोनों कैरेक्टर जो है, अगर जब तक अपोजिट फॉर्म ना हो तब तक कहानी जो है आगे की तरफ प्रोसीड नहीं होती। क्योंकि जब तक गियर लॉक ना हो तब तक कहानी को एक फ़ोर्स नहीं मिलता, और जब तक फ्रिक्शन ना हो तो कहानी को फ़ोर्स नहीं मिलेगा, वो आगे नहीं जाएगी। इसीलिए राइटर्स जो है एक अपोजिट वे से कैरेक्टर को ज़रूर बनाते हैं, और ये बनाना पड़ता है ताकि कहानी जो आगे की तरफ प्रोपेल हो। और वो जो है द कोर इंजीनियरिंग ऑफ मेकिंग द कैरेक्टर, वो यहाँ देखने को मिल रहा है। इवन द कॉलोनल अगर वो राइट साइड है तो इट मीन दैट वाइफ लेफ्ट साइड, ताकि दोनों में फ्रिक्शन प्रोड्यूस हो और वो आगे की तरफ स्टोरी जो है वो प्रोपेल हो सके। The majority of this group is the veteran that who died, fled for the country. The old colonel continues to wait the novella unfold. वही बता रखा है कि ओल्ड कॉलोनल के बारे में बता रखा है किस तरह से। और उसके बाद यहाँ पे है जैसे कि द रीडर सेंसेस द कॉलोनल शुड नॉट हैव सच हाई होप्स। अब कॉलोनल की उतनी ज़्यादा हाई होप्स नहीं दिखा रखे, बट स्टिल द आयरनी ऑफ हिज वेट बिकम्स द ऑब्वियस, पर फिर भी वो वेट कर रहा है। फ्रॉम द स्टार्ट ही इज़ द कैरेक्टर ड्राउनिंग इन एक्सट्रीम पॉवर्टी, बहुत ज़्यादा गरीबी में दिखा रखे हैं। ओपनिंग लाइन्स ऑफ द पिक्चर इज स्क्राउचिंग टू प्रिपेयर हिमसेल्फ फॉर ए स्मॉल कप ऑफ द कॉफ़ी, बहुत बुरी तरह से, है ना, किसी तरह से निकाल रहे हैं थोड़े थोड़े एक एक दो दो दाने ताकि कॉफ़ी मिल सके। कॉफ़ी हमें पता है इसे प्लांटेशन क्रॉप है, और कॉफ़ी जो है वो साउथ अमेरिका में बहुत ज़्यादा जो है वो प्लांट करते हैं, हर घर में मिल जाएगा। बट स्टिल जो है ये कॉफ़ी नहीं ले पा रहे, जबकि वहाँ पे हर घर में ये चीज़ मिल सकती है। तो ट्रॉपिकल ज़ोन है, सब ट्रॉपिकल ज़ोन है, वहाँ पे कॉफ़ी तो उगाई जा ही सकती है, बहुत ज़्यादा उगाई जाती है वहाँ पे कॉफ़ी, वहाँ से एक्सपोर्ट हो रहे हैं। पर फिर भी जो आम चीज़ें हर घर में मिलती है वो भी चीज़ वहाँ इतनी मुश्किल हो गई है कॉलोनल के उसमें, कि वो कॉफ़ी को भी अरेंज नहीं कर पा रहे हैं। इसके बाद देखो यहाँ पे लाइन्स चल रही है, इनफैक्ट डिग्निटी, तो डिग्निटी की तो बात है ही। ही इज़ नॉट ओनली द पुअर बट द सिस्टम हैज़ इम्पोवर्ड, कि सिस्टम ने इतनी बुरी हालत कर दी है इनकी। फ्रॉम द एज ऑफ द 20 द कॉलोनल हैज़ बीन गोइंग फ्रॉम वन फ्रस्ट्रेशन टू द नेक्स्ट। हिज वाइफ नो लॉन्गर ट्रस्ट इन डिसीजन, वो उसके डिसीजन पर विश्वास नहीं करती है। कंट्री की जो अथॉरिटी है वो टोटली इंडिफरेंट हो गई है। कॉलोनल एट द फर्स्ट ग्लैंस अपीयर्स टू द पैथेटिक कंडीशन में लग रहा है बहुत ज़्यादा। हिज वाइफ फॉर एग्जाम्पल इज़ ऑलवेज रिप्रोचिंग हिम फॉर हिज लैक ऑफ कैरेक्टर, उसकी वाइफ हमेशा उसे बोलती है कि वो अंदर से सॉलिड नहीं है, वो स्ट्रांग नहीं है, और वो ज़िद्दी है काफ़ी, किस चीज़ को लेके, रूस्टर को लेके। पर रूस्टर दैट मेक्स द लव, और एज इन ये मैं बोल रहा हूँ कि एज इन सिंबल है रिगार्डिंग टू द लव ऑफ अ फादर रिगार्डिंग टू सन, टू फादर्स लव टू सन, उसका सिंबल था। पर शायद वो समझ नहीं पा रही थी इसके लिए। और जब कहानी में मूव करते हैं तो जब इनके बेटे की डेथ होती है तो इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि सोचो कंडीशन कैसी होगी कि ये कुछ अपने आप को एक्सप्रेस भी नहीं कर पा रही, या तो इसमें ओल्ड एज है, या इतने बूढ़े हो गए, या कोई होप ही नहीं था इन्हें कि वो ज़िंदा भी रहे, तो हमें एक होप फैक्टर मिल सकता है। इस डेस्टिनी देर इज़ नो सीम इज मिजरेबल वन, द पर्सनैलिटी सीम्स टू बी डॉन क्यूएक्सिटे, मैंने बोला था ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। डॉन क्यूएक्सिटे जो है उससे कंपेयर किया गया है, इससे राइटिंग है ये पहले, एक ऐसा ही एक कैरेक्टर है डॉन क्यूएक्सिटे, अगर आपने पढ़ा हो इन द नॉवल। तो डॉन क्यूएक्सिटे में जो सेंट्रल कैरेक्टर है वो भी कुछ इसी तरह का है जिस तरह से ये कॉलोनल है, उसके पास भी वो भी अंदर से काफ़ी ज़्यादा फ्रेजाइल है और इस तरह का है। तो पर्सनैलिटी बिल्कुल मैच कर रही है डॉन की एक्सिटी से।
इस ड्रीम लाइक डॉन कियोक्सिटे, उसके ड्रीम भी डॉन कियोक्सिटे जैसे हैं, जो कि दैट इज़ इम्पॉसिबल, जो कि हो ही नहीं सकते। जैसे डॉन कियोक्सिटे में जो उसके ड्रीम है वो तो आर पार के हैं, बहुत ऐसे हैं जो कि पॉसिबल नहीं हो सकते। तो यहाँ पे भी कॉलोनल के ड्रीम जो इस तरह के दिखा रखे हैं जो पॉसिबल नहीं हो सकते रियल ग्राउंड में, यानी वो मेल आए या ना आए इसका भरोसा नहीं है, बट स्टिल वो होप फैक्टर पे जो है वो जिंदा है। और साथ ही साथ के रूस्टर एक दिन जीत के बहुत सारे जो पैसे लेके आएगा, ये भी पॉसिबल है कि नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से उसने सपने गढ़ रखे हैं जो कि होंगे पूरे या नहीं होंगे, इसीलिए इसको इस कैरेक्टर से जो है कंपेयर किया गया, दैट इज़ द डॉन की एक्सिटी से। वहीं पे देखेंगे द कॉलोनल इज एंड बिकॉज दैट ही नेवर गिव्स अप, वो कभी यहाँ पे हार नहीं मान रहा, ही कीप्स हिज सन ट्रेडिशनल लाइफ, वो उसी की बात को जिंदा रखना चाहता है, जैसे क्लैंडस्टीन लिटरेचर को बांटना, रूस्टर को लड़वाना, वही सारा। और ओमनिसेंट प्रेजेंट यहाँ पे नरेटर का हमें फिर से देखने को मिलता है। इन कॉन्ट्रास्ट से कॉलोनल वाइफ इज़ नॉट अ ड्रीमर और आइडियलिस्ट, वो इतनी ज़्यादा ड्रीमर नहीं है और ना ही वो आइडियलिस्ट देखने को मिलती है। हर वर्ल्ड इज़ ए रियल एस्थमेटिक कंडीशन में है वो, और शी इज़ सिंपल स्ट्रॉन्ग फेथफुल हार्ड वर्किंग लॉन्ग सफरिंग एंड ट्रू रिलीजियस बिलीवर। याद रखना ये सारी बातें। शी इज़ स्मॉल थिन एंड एस्थमेटिक है, इफ़ शी अंडरगोज द फ्लेयर अप ऑफ इन हर अस्थमा दैट शी सिंपली वेट अंटिल द क्राइसिस ओवर। जैसे अस्थमेटिक पेशेंट होते हैं यार, अस्थमा के वो जब अटैक आता है तो थोड़ी देर वो शांत होती है पहले। शी इज़ कैपेबल ऑफ परफॉर्मिंग द मिरेकल ऑफ मल्टीप्लाइंग द ब्रेड एंड सेज द कॉलोनल, उस वो कोई एक ऐसे पे नहीं मानती कि कुछ ऐसा हो जाएगा जिससे कि हम सब इस गरीबी से निकल आएंगे और बहुत सारा जो है खाना हमारे पास होगा। शी ऑल्सो स्यू मेंट एंड रिस्टोर, वो ये सारे काम भी करती है, पर फिर भी जो है वो डोमेस्टिक इकॉनमी वो मनी किसी भी तरह से जो है वो बना नहीं पा रही है। हाउएवर द लिटिल बाय लिटिल शी स्टार्ट्स द क्वेश्चन हस्बैंड अंटिल दैट फाइनली शी रिबेल अगेंस्ट, वो धीरे धीरे कई बारी बोलती है, कई बारी जब बाद में उसको नहीं मिला तो एंड में उसने कॉलर से पकड़ लिया कि कितना ज़्यादा अंदर से वो भर चुकी थी और कितना ज़्यादा अगर के उसको, क्योंकि देखो जो हाउस होल्ड है और हाउस होल्ड के जो बेसिक नेसेसिटी है वो सबसे पहले वुमेन को पता होता है और वुमेन इसको कैरी करती है। तो फेमिनिस्टिक ग्राउंड से अगर हम पढ़ेंगे तो वुमेन की कहीं ना कहीं वुमेन को पता होता है कि कैसे है, किस चीज़ की कमी है, क्या है वगैरह ये सारा कुछ। तो अगर वो सारे बेसिक नेसेसिटी अगर नहीं मिल रहे हैं तो इट मीन वो थ्रेट पे है, इसीलिए उसने एंड में जो है वो पकड़ा था। पर फिर भी उसको लेके इस तरह से कॉलोनल ने रिप्लाई दिया कि कोई नहीं, कि हम क्या खाएंगे, हम शिट खाएंगे। ठीक है, एस इन एस जो है वो ब्रैकेट में है तो वो हिट भी है, दैट इज़ द शिट भी है वो। ठीक है, इस तरह से ये ऑलरेडी मैं बता भी चुका हूँ आपको, बाकी आप यहाँ पे स्लाइड को रोक के पढ़ लेना। तो कॉलोनल की वाइफ पे रुकना है और यहाँ से पीछे वाली स्लाइड और ये वाली स्लाइड यहाँ पे काफ़ी आपको मिल जाएंगे मटेरियल। जो कॉलोनल की वाइफ है वो हार्श है, स्ट्रॉन्ग टेम्परामेंट है उसका, दिस मेक हर इनफ्लेक्सिबल, इसीलिए वो इनफ्लेक्सिबल है। और जो डेथ ऑफ देयर सन कॉज हर टू शेड नॉट ए सिंगल टीयर, जो भी है रियलिटी वो उसे एक्सेप्ट कर देती थी और वो रियल ग्राउंड पे रहती थी, तो इसलिए उसने एक आंसू तक नहीं बहाए। एन अनजस्टिफाइड सिचुएशन इन विच दिस लीव दैट एंड द लाइफ मेक्स हर स्क्रीम अगेंस्ट हर ऑन हस्बैंड एंड अगेंस्ट द सोसाइटी एज एन होल। तो कितनी चीज़ों को वो हैंडल कर रही है, दैट्स इज अ पॉजिटिव कैरेक्टर एंड द फोर्सफुल कैरेक्टर जनरेटेड बाय मार्क्वेस। तो ये ध्यान रखना है आपको। इट्स अ सिम्बॉलिज्म डिपिक्ट बाय द एब्सर्डिटी ऑफ द रियलिटी एंड कंबाइंड विद द होप एंड डिस्पेयर। ये सब तो आप खुद ही कर लोगे कि किस तरह से होप वाले को और रियलिटी वाले को, दो कैरेक्टर हैं, एक होप के लिए हमारे पास कॉलोनल है और रियलिटी के लिए कॉलोनल्स वाइफ है। इस तरह के वो जो है हमें यहाँ पे दो कॉन्ट्रास्ट फेज में जो है वो कैरेक्टर को दिखाया गया है। जैसे अगर हम पे जो मूव करेंगे तो it is interesting to note that the most important is somehow the outside the Augustine is already the dead by the time जो कहानी की शुरुआत होती है, Augustine तो ऑलरेडी उसकी डेथ हो रखी होती है नोवेला में। once man is like the rooster, Augustine is a symbol to pass on the friends who survived him। और जो उसके जो और जो बाकी लोगों का वो है कि जो रूस्टर है और जो सिंबल है अगस्टिन, उसने वो किस चीज़ का सिंबल है, वो जो मैसेज है वो आगे ट्रांसफ़र करना है। तो रूस्टर को भी ऐसे ही गाँव वालों ने अपना रखा था और सेम उसके मैसेज को भी जो है वो ट्रांसफ़र कर रहे थे वो। और उसके जो फ्रेंड है, चाहे अल्वारो हो, चाहे अल्फोंसो एंड द जर्मन, वो सब इस चीज़ को कैरी कर रहे थे। हिज हेरिटेज इज़ पास टू अदर थ्रू हिज रूस्टर एंड द ऑगस्टिन एट द सेम टाइम ऑफ हिज डेथ वॉज रेजिंग द रूस्टर फॉर द कॉक फाइट। वो कॉक फाइट जब वो उसकी डेथ हो, मतलब जब वो मरा तो उससे पहले वो जो है वो कॉक फाइट के लिए रूस्टर को तैयार कर रहा था। द रूस्टर इज अगस्टिन इनहेरिटेंस टू हिज फैमिली। तो वो जो अगस्टिन का इनहेरिटेंस है अपनी फैमिली को लेके वो रूस्टर था। सिम्बॉलिकली सिंबल है इनहेरिटेंस ऑफ द रेबेलियन, कि भाई ये जो लड़ाई है वो आगे जारी रहेगी। और रूस्टर का मतलब यही नहीं है कि वो दूसरे गांव से लड़ रहा है, ये रेबेलियन का एक फॉर्मेट है और एक तरह का ये लिबरल और फेडरल फ्रेम को दिखाया गया है यहाँ पे। इन द सेम वे द क्लैंडस्टीन लिटरेचर इज पास ऑन टू दी अदर बाय द कॉलोनल, वो अभी भी कैरी कर रहा है उस चीज़ को। वही बात है यहाँ पे दोबारा लिखी हुई है।
इस स्लाइड भी अथॉरिटेरियन रूल किसका चल रहा था उस समय पे, वो था गुस्तावो रोजास पिनिला। ठीक है, इसका रूल चल रहा था कोलंबिया पे, जिसने अपना टोटलिटेरियनिज्म चला रखा था। और यहाँ पे जो ऑगस्टिन कैरेक्टर है उसको सेंट ऑगस्टिन से कंपेयर किया गया। अब सेंट ऑगस्टिन के बारे में थोड़ा बहुत अगर आप जानते हो तो सबसे पहले जो डेवलपमेंट ऑफ वेस्टर्न फिलोसफी की बात करते हैं और वेस्टर्न क्रिश्चियनिटी की अगर हम बात करेंगे तो वो ये लेके आए थे। और इनका जो ही इज़ व्यूड एज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट द चर्च फादर्स ऑफ लेटिन चर्च। तो लेटिन चर्च के चर्च फादर और पार्टिसिक पीरियड के माने जाते हैं। तो कई सारी इनकी फेमस राइटिंग है, लाइक द सिटी ऑफ द गॉड और द क्रिश्चियन डॉक्ट्रिन कन्फेशन, ये सब इनकी राइटिंग है। तो यानी सेंट ऑगस्टिन को उससे कंपेयर, ऑगस्टिन को सेंट ऑगस्टिन को देख के इस कैरेक्टर को जो इसमें डाला गया है। तो जैसे कि क्लैंडेस्टीन लिबरल थॉट को लेके जाना, आगे लेके जाना, इसी तरह से ऑगस्टिन ने जो है क्रिश्चियनिटी को आगे मूव करवाया था। इसके बाद हम आते हैं द नरेटिव डिस्क्राइब। हम कैरेक्टर का प्लेसमेंट कर रहे हैं, समझ जाना, कहीं भूल मत जाना क्या पढ़ा रहा हूँ मैं। सबास जो है वहाँ न्यू रूलिंग क्लास को रिप्रेजेंट कर रहा है। द ह्यूमैनिटेरियन द क्वालिटीज लाइक द डॉक्टर, यहाँ पे ह्यूमैनिटेरियन को प्रेजेंट कर रहे हैं। और देखो सबास इज अ पर्सन दैट हु विदाउट स्क्रिप्चर डेडिकेटेड टू द बिजनेस वेदर द ऑनेस्ट और नॉट। इसको कोई लेना देना नहीं था, चाहे कोई बिजनेस ऑनेस्ट हो या ना हो, इसको बस पैसे बनाने थे। इसी वजह से इसने जो है सिविल वॉर के टाइम पे अच्छा खासा पैसा बना लिया था। नरेटर ने इसे डिस्क्राइब किया एज ए फैट एंड द फिजिकली इल। तो इस तरह का था, एक न्यू रूलिंग क्लास को ये प्रेजेंट कर रहा था। ये इंपॉर्टेंट हो सकता है सबास के ऊपर क्वेश्चन अगर वो डाल दे। और ह्यूमैनिटेरियन क्वालिटीज़ के लिए डॉक्टर को रखा और ये दोनों एज एन एंटीथेसिस फॉर्म कर रहे हैं। दोनों ही एक तरह से अपोजिट हैं एक कैरेक्टर, क्योंकि अपोजिट जब तक होंगे नहीं, जब तक कॉन्ट्रास्ट नहीं होगा तब तक प्रोपेल नहीं चलेगी, स्टोरी आगे की तरफ मूव नहीं होगी। द लॉयर इज डिपेक्टेड एज अ ब्यूरोक्रेट, वो पूरा पॉलिटिकल सिस्टम का हिस्सा दिखा रखा है। एंड ही वॉज हायर्ड फॉर इन 15 ईयर इट हैज़ नॉट अकम्प्लिश वन वट ही हैज़ हायर्ड फॉर। 15 साल हो गए और जिसके लिए उसको रखा गया था, यानी वो जो 15 साल से जो है वो वेट कर रहा था, इवन जो हमारे पास कॉलोनल है, पर उसको वो नहीं मिला। तो यानी लॉयर इज शोन एज अ डिसइंटरेस्टेड, उसको कोई इंटरेस्ट नहीं था, बस जैसे सरकारी कर्मचारी दिखाए गए हैं ठीक उसी तरह से लॉयर को यहाँ पे प्रेजेंट किया गया है। और एक सभी क्वेश्चन आ जाए। फादर एंजल्स एड्स द मॉरल सेंसरशिप ऑन द चर्च टू द ऑलरेडी repressive system. He announces by ringing the church bell which movies are appropriate for the public. तो वही है जो चर्च का जो रूल है, वो जो थियोसेंट्रिसिज्म है, थियो मीन्स अगेन द गॉड एंड सेंट्रिसिज्म मीन्स यानी गॉड को सेंटर कंसिडर करके चीज़ों को देखना। तो ये थियोसेंट्रिक आइडिया जो है वो बाइबल के थ्रू मूव होता है। तो ओल्ड टेस्टामेंट ऑफ बाइबल, तो वही उसी तरह से फादर एंजल है कि चर्च में बेल को कब बजाना है, कौन सी मूवी पब्लिक के लिए सही होगी, क्योंकि जिसमें मॉरल लेसन होगा उसी को ही पढ़ाना है आगे और उसी को ही दिखाना है आगे। तो ये सारे जो हैं वो सब कुछ जैसे आजकल होते हैं ना सेंसरशिप रिगार्डिंग टू मूवीज़ या ओटीटी के लिए, उस तरह से पहले ये सब होता था कि मतलब कि कौन सी पब्लिक के लिए चीज़ सही है और कौन सी नहीं है, वो सब कौन डिसाइड करेंगे, फादर एंजल। फादर एंजल डज नॉट डिसाइड ऑन हिज ओन, पर वो खुद नहीं करते थे, सेंट्रल गवर्नमेंट उनसे मूव करवाती थी। एंड फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिस इन बगोटा अ लिस्ट ऑफ द फिल्म द मॉरली अप्रूव्ड फॉर द टाउन फ्लॉक इन नियरली द ईयर्स ऑफ द टाइम दैट नॉट वन मूवी हैज़ बीन अप्रूव। तो एक भी मूवी को अप्रूव नहीं किया गया था, क्योंकि सिविल वॉर की कंडीशन और ऐसे में कैसे मूवी को अप्रूव कर दिया जाए। और कॉलोनल की वाइफ सही बोल रही थी, वो जो लाइन थी द वर्ल्ड इज़ करप्ट, बिल्कुल सही, करप्ट है। और जो एंटीथेसिस है वो सबा की जो वाइफ है इज़ द एंटीथेसिस ऑफ द कॉलोनल्स वाइफ। सबा की वाइफ जो है वो एंटीथेसिस है। एक जगह और एंटीथेसिस को रखा गया है क्योंकि हर हस्बैंड हु फाइंड्स हर यूजलेस एंड थिंक दैट शी टॉक्स टू मच वर्बली अब्यूजेस हर। एक तरफ यहाँ दिखा रखा है सबा जो है अपनी वाइफ की बहुत ज़्यादा बेइज्जती करता था, उसे देखता नहीं था, उसको मानता था बड़ बोली है, कुछ भी बोलती रहती है। वहीं कॉलोनल की जो वाइफ है वो सीरियस कैरेक्टर है, वो ग्राउंड से कनेक्टेड है, उसको सब कुछ पता है। तो ये दोनों जो है एक दूसरे के एज एन एंटीथेसिस फॉर्म कर रही हैं कहानी में। अब यहाँ पे जो ऑल द कैन रिलेशन टू द कम्युनिटी एंड द कम्युनिटी इज़ व्यूड एज थ्रू इन द इंटरेक्शन ऑफ द कैरेक्टर, सभी को आपस में कनेक्ट किया गया, इसीलिए सब प्लॉट्स का ज़्यादा यूज़ हुआ। इसी तरह से शेक्सपियर यूज़ किया करते थे सब प्लॉट्स का, और उन सब प्लॉट्स को एंड में कनेक्ट किया जाता था। तो वो यहाँ पे कनेक्शन दिखा रखा है सब प्लॉट्स का। इसी तरह से सारों को मिला के एज एन कम्युनिटी फॉर्म किया गया है, सभी कैरेक्टर को, चाहे वो प्राइमरी हो, मेन कैरेक्टर हो, चाहे वो सेकेंडरी कैरेक्टर हो, और एंड में कम्युनिटी फॉर्म करके इस स्टोरी को मूव किया गया और सबको इंटरकनेक्ट किया गया है। अब थीमेटिक इस पे मीडियट थीम्स हैं, एक नहीं बहुत सारे थीम्स मिलने वाले हैं आपको। तो सबसे पहले जो है द करप्शन एंड द वॉयलेंस इज द सेंट्रल थीम, वो आप यहाँ पे देख के रोक के पढ़ लेना। बाकी आपको अब प्लेस करना है, कैसे लिखना है, वो तो बहुत सिंपल होता है। एट द टाइम द ओल्ड कॉलोनल, और इसमें जो है अगर हम हिस्ट्री के थ्रू देखते हैं तो हिस्टोरिकल सीन भी दिखा रखा रिगार्डिंग द सिविल वॉर और द ट्रीटी ऑफ नीलैंडिया, जो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ।
और भी थी मैं जिस तरह से, और कौन कौन सी कैरेक्टर होप को कैरी कर रहे हैं, कौन डिस्पेयर को कैरी कर रहा है, वो आप दिखा सकते हो। होप यानी कॉलोनल और डिस्पेयर कॉलोनल्स वाइफ। और कितना एक्सट्रीम पॉजिटिव कैरेक्टर दिखा रखा है। दिस इज़ द एक्सट्रीम एंड ऑफ द पॉजिटिविटी, जो कि रियल में तो है नहीं पर स्टिल माना जा सकता है ना। द कंट्री वॉज इनगल्फ बाय द डिस्पेयर, फ्रस्ट्रेशन, ऑपरेशन, करप्शन, सॉलिट्यूड, वायलेंस, डेथ। ये सारा सीन और दिखा रखा है, कितना ज़्यादा नेगेटिव सेंस दिखा रखा है और कितना ज़्यादा डार्क राइटिंग है। और सिविल वॉर और वॉर लाइक कंडीशन में इस तरह की जो हालात है वो होते ही हैं। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो टोटलिटेरियनिज्म, और जो पॉलिटिकल को किस तरह से जो है वो टोटलिटेरियनिज्म में मूव करवा रखा है। और यहाँ पे लिबरल का थॉट ये था कि किस तरह से फेडरल आए और कैसे कि वोटिंग राइट्स आए जो कि रूट लेवल पर पहुँचे। तो एक सोसाइटी का और पॉलिटिकल सिस्टम का, सिविल वॉर का। एक और थीम है दैट इज इनजस्टिस। इनजस्टिस इसमें दिखाया गया और पैथेटिक लाइफस्टाइल दिखाया गया है। दे लैक द हेल्थ एंड एवरीथिंग एल्स एंड द कॉलोनल सेज दे आर रूटिंग ए लाइफ, कि किस तरह से उन्हें जो है बुरी हालत हो रखी है और सबको। तो वो यहाँ पे दिखा रखा है गवर्नमेंट जो है ऑलरेडी वो कुछ कर ही नहीं रही है। The poverty is in the old colonial, the sick wife exists, and the most of the town. But this is certainly the case of the people, the tailor shop, the children who come to see the rooster after school, and the cockfight fanatic who save their money. तो यार सिंपल बात है, यहाँ पे इनजस्टिस दिखा रखा है किस तरह से गवर्नमेंट जो है वो इनजस्टिस को प्रिवेल कर रही है इस पूरी कहानी में। और वो यहाँ पे के रिगार्डिंग जो टसल चल रहा है इनके बीच में, ठीक है, वही वही सारी बातें जो है यहाँ पे मेंशन है। एक बार रोक के आप देख लेना। और इनजस्टिस इस सेंस में भी पूरे में कहानी में मूव कर रही है, क्योंकि 15 साल हो चुके हैं जिसने कंट्री को सर्व किया उसको पेंशन अभी तक नहीं मिल रही। और ओल्ड पीपल के रिगार्डिंग यहाँ पे कुछ भी नहीं चल रहा है ना, कोई डॉक्टर वॉक्टर कुछ भी नहीं अलाउड कर रखे। तो द पॉवर्टी इज दिस, द मिडिल क्लास कैरेक्टर इज microcosm of the poverty of the town is a simple injustice of the government that is capable of providing। तो गवर्नमेंट कुछ नहीं कर रही, एक तरह से ख़त्म है गवर्नमेंट यहाँ पे। तो ये बिल्कुल एक छोटा सा है, जैसे माइक्रोकॉस्म, इट इज़ कॉल्ड द पायलट वे और पायलट सर्वे। एक छोटा सा सैंपल हमें दे रखा है और उसके थ्रू हम पूरे गांव को देख सकते हैं। सैम्पलिंग टेक्निक में यूज़ हो रहा है, दैट इज़ द पायलट सर्वे ऑफ मूविंग। ठीक है, तो एक माइक्रोकॉस्म में एक छोटा सा केस स्टडी की तरह दिखा रखा है कि यहाँ पे कैसे हालात हो रखे, तो बाकी फैमिली में क्या चल रहा होगा वो खुद समझ जाओ। और जैसे कि स्टार्टिंग में भी मर गए थे, द सोशल क्लास एंड द ड्रेस, द ब्लैक टाइज एंड हाउएवर, ये सब बात के बारे में दिखा रहे हैं जो टोटली करप्ट हैं लोग। वो बहुत ऊपर पहुंच गए थे, एकदम से वो बहुत ऊपर की तरफ पहुंचने लगे थे। वो सब्बास के बारे में बता रखा है। तो अगर सब्बा को देखना तो कई जगह उसको डॉन सब्बा नाम से भी बोला गया है। कोई इतने ज़्यादा उसने पैसे बना लिए और इनजस्टिस को सच में आगे लीड करना वो सब्बा जैसे कैरेक्टर ने ही करा है। तो भाई ये सब्बा के बारे में ओवर डील बोल देता था और लोगों को कैसे लूटता था, प्रॉपर्टी कैसे उसने बनाए। और इवन द मेयर के बारे में है, मेयर ने भी इसी तरह से अपना पूरा सीन फिट किया था कि किस तरह से लोगों के ज़मीन को हड़पा, उन्हें फोर्स करवाया। हाफ रेट में जो है वो सब्बा ने जुगाड़ करवाया, किसके लिए, मेयर के लिए। तो मेयर के लिए जो पॉसिबल चीज़ करवाना था वो सब्बा करवाता था। इस तरह से मेयर और सब्बा दोनों एकदम से ऊपर हो गए और ये स्वीट डील करते थे। स्वीट डील कुछ नहीं था, एक तरह से एक ऐसी डील हुआ करती है जिसमें सामने वाले को ही लूट देते थे। द कॉलोनल डिफेंड दिस आबादी को, इसी तरह से ये राइटिंग जो है इज़ कंटेम्प्रेरी फॉर्म ऑफ द राइटिंग। और इस तरह से ये पूरे जो है आज के मॉडर्न सोसाइटी को भी ये जो टच करती है। टू सेव हिज ऑन लाइफ बट द डॉक्टर इंसिस्ट दैट सबा इज़ मोर इंटरेस्टेड इन मनी देन हिज ऑन लाइफ। सबा को सिर्फ पैसा पैसा पैसा, सिर्फ पैसा चाहिए था। और इसके बाद बीमारी फैल रखी है, तो वो सब है इसमें। द फाइनल थीम इज प्रेजेंटेड इज द नो वन राइट टू द कॉर्नर। इज अबाउट द थीम ऑफ द सॉलिट्यूड, अकेलेपन का। अ थीम दैट रेंजेस द ग्रेशिया मार्क्वेस की कई कहानी में सॉलिट्यूडनेस को दिखाया गया और आइसोलेशन को दिखाया गया, अकेलेपन को। और जैसे कि इन द फॉर्म ऑफ द मेल, कि किस तरह से वो मेल का वेट कर रहा था। लॉन्ग वेट ऑफ द कॉलोनल इज अनदर एक्ट ऑफ दिस सॉलिट्यूड, कि ये जो खालीपन है, अकेलापन है, वो ही वेट कर रहा है सिर्फ अकेला इस चीज़ के लिए, क्योंकि उसको विश्वास है पर ऐसा कुछ होने वाला नहीं। उसको लग रहा था कि एक टाइम पे ये जो है ये सब कुछ ख़त्म होगा, फ्रेश इलेक्शंस होंगे और लिबरल आएगी और फिर उसकी इस बात को सुना जाएगा गवर्नमेंट। शी ओनली लीव्स द हाउस वन एंड ट्राई टू सेल द क्लॉक। एक बारी और पेंटिंग, पर उससे कुछ हुआ ही नहीं क्योंकि सबके पास वो चीज़ है और रेट लग नहीं रहे थे। तो यही दिखा रखा है इस मैनुअल एंड द इवोक्स द सॉलिट्यूड ऑफ द ओल्ड कपल इन द लव द टाइम ऑफ द कॉलेरा। तो जो है कॉलेरा जो है वो और फैल रहा था एक तरह से। ये जो बीमारी है जो कि गंदे पानी वानी इनको पीने से हो जाती है, तो वो बीमारी भी जो है वो फैल रही थी। तो इसीलिए ये लाइन थी कि जो पूरे जो विलेज है वो स्टिंक हो रहा है, वो सिंक हो रहा है और स्टिंकिंग कर रहा है, यानी बदबू आ रही है और कई लोग जो है वहाँ पे मर रहे हैं।
तो ये सारा कुछ जो है, क्योंकि जब कंडीशन इतनी बेकार हो, जब कंडीशन इतनी ज़्यादा घटिया हो, तो इस तरह की बीमारियाँ तो आएगी। अब यहाँ पे हमारे पास है सोशल वो समझा रखा है, तो आप यहाँ पे स्लाइड को रोक के देख सकते हो, वही सारी बातें इसमें लिखी गई है। 1928 द वॉर ऑफ थाउजेंड्स डेज, जिसे मैंने 1000 डेज वॉर भी बताया था आपको, आई थिंक पहले सेकेंड और थर्ड स्लाइड में। तो यहाँ पे वही बता रखा है, दिस स्टार्टिंग के बिल्कुल स्टार्टिंग कब से शुरू हुई, 1899 टू 1900, वही सारा पॉलिटिकल डायमेंशन को दोबारा यहाँ पे समझा रखा है। ये इसलिए ऐड कर रखे स्लाइड, ताकि आपको यहाँ पे समझ आ सके और बेहतर आप लिख के आ सको। तो यही सारी बातें इसमें लिखी हुई है। कुछ कुछ यहाँ पे जिस तरह से यहाँ पे बता रखा है, मकोंडो पे सीन है, पर ये फिक्शनल टाउन है, जो मैंने स्टार्टिंग में बताया था आपको। 1900 से द कोलंबिया बाय द यूनाइटेड फ्रूट कंपनी, द सिविल वॉर नॉन एज द वॉर ऑफ द 1000 डेज एंडेड 1902, ये पता है। द ओल्ड कॉलोनल वेटेड पेशेंटली फॉर हिज पेंशन, बट आफ्टर 4 years ही हैड बिगन टू डिस्पेयर, कुछ नहीं मिला उसे। एंड द अराइवल ऑफ द एंड हिज डिस्पेयर वॉज इंटेंसीफाइड, और ज़्यादा वो निराश हो गया जब यूनाइटेड फ्रूट कंपनी आई, फाइनली फोर्सिंग हिम टू लीव मकांडो, कि वो मकांडो को छोड़ के जाए, क्योंकि वहाँ पे एक कंपनी आ रही, दैट इज़ द यूनाइटेड फ्रूट कंपनी। तो इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। द अराइवल सो कॉल्ड बनाना कंपनी भी बोला गया ऐसे, एंड द लार्ज वेव ऑफ द न्यू कमर एंड द कंपनी अट्रैक्टेड इज नॉन एज द बनाना फीवर। इतने सारे लोग इस तरफ आ रहे थे तो पूरा गांव उजड़ रहा था। नो वन राइट्स टू द कॉलोनल मेंशन द बनाना फीवर, और ये जो बनाना फीवर है ये इसमें नहीं है। द लीव स्टॉर्म में भी यूज़ किया गया है, 100 year ऑफ सॉलिट्यूड में भी यूज़ किया गया है मार्कस के द्वारा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट, कि बनाना फीवर, कि बनाना यानी फ्रूट कंपनी है, और फ्रूट कंपनी आई है तो पूरी ज़मीन ले रही है, वहाँ के लोगों को भगा रही है, और ये कई और इस तरह का। तो ये जो अथॉरिटेरियन रूल है, जो गवर्नमेंट का जो रूल है, उसके ऊपर ये सवाल उठाए गए, इसीलिए ये लिबरल की तरफ मूव हो रहे थे कंजर्वेटिव के से छोड़ के, ताकि ये अपनी बात को आगे रख सके। पर ऐसी गवर्नमेंट सुन ही नहीं सकती, क्योंकि वो तो अथॉरिटेरियन लीड कर रही है, टोटलिटेरियनिज्म पे मूव कर रही है। मैटर सकते हो किस तरह से भूख कितनी ज़्यादा बढ़ सकती है और क्या हालत करवा देती है जब पत्थरों को उबाला जाए खाने के लिए। तो ये पोस्ट कॉलोनियल हंगर को प्रेजेंट किया गया है। ठीक है, पोस्ट कॉलोनियल 1945 के पीरियड के बाद को, दैट इज़ कॉल्ड द पोस्ट कॉलोनियल फेज़। ठीक है, जब कॉलोनीज, जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर जब ख़त्म हो गया था, तो उसके बाद का जो टाइम पीरियड है उसको यही बोला जाता है पोस्ट कॉलोनियल हंगर को दिखाया गया, क्योंकि 1956 और 57 पे सिनेरियो को सेट किया गया है। तो लीव स्टॉर्म, नो वन राइट्स टू द कॉलोनल, इन सब में जो है इस तरह के जो है एक्सट्रीम लेवल का जो हंगर है वो दिखाया गया है। उसी को यहाँ रुके, यहाँ पे देख सकते हो। बाकी किस तरह से है कि 900 हाइपोथेटिकल, तो ये वाला तो रहने देना है ना। यहाँ पे बता रखा है मार्क्वेस ने किस तरह से 40 पेसोज एक्सपेक्ट दिखाया ना, यहाँ पे किस तरह वो बेचने जाते हैं, सबसे पहले वॉल क्लॉक को, फिर उसके बाद पेंटिंग को, सबको वो बेच रहे हैं। और सबास के बारे में भी है, द मॉनेटरी यूनिट द लाइफ इज रेफर टू द मनी, उसके लिए सिर्फ सब कुछ क्या है, मनी है। एंड यू नो द कॉस्ट, द रूस्टर को 900 पेसोस पे लगाया गया था, एंड पेयर ऑफ द शूज़ 13 पेसोस पे। ये सब कुछ जो है उसमें से निकाले गए हैं किस किस के क्या क्या रेट लगा रखे थे, और किस लेवल की गरीबी है कि उन्हें बेच के, यानी ये पत्थर ही एक तरह के इनको बेच रहे हैं और उबाल के वो खा रहे हैं। तो इस तरह का एक्सट्रीम लेवल ऑफ पॉवर्टी है। अगर इस तरह का क्वेश्चन आता है तो यहाँ से आप कुछ लाइन्स उठा लेना जिसको आप ऐड कर सकते हो। अब बहुत अच्छा वर्ड यूज़ करेगा, दैट इज़ ऑटोप्सी, और पॉवर्टी के रिगार्डिंग, यानी कि गरीबी एक सच में एक मटेरियलिस्टिक ऑटोप्सी है, कि किस तरह से आप मटेरियल वर्ल्ड को कितने अंदर तक जा सकते हो और वहाँ से कितना मटेरियल लेके आ सकते हो। पर यहाँ पे जो है पॉवर्टी से अगर बचना हो, अगर पॉवर्टी को किस तरह से दिखाया गया है यहाँ पे, तो यहाँ पे मीनिंग थोड़ा सा हल्का सा घुमाया गया है, कि जो मटेरियलिस्टिक ऑटोप्सी है, अगर मटेरियल वर्ल्ड के बिल्कुल अंदर तक जाके अगर हम देखते हैं तो वहाँ पे हमें दिखती है, दैट इज़ द पॉवर्टी। तो बेसिकली आपको पॉवर्टी के बारे में ही लिखना है इसमें, कि किस तरह से पॉवर्टी को इसमें दिखाया गया, जो कि मार्क्वेस की बहुत सारी राइटिंग में। तो वो पॉट बॉइलिंग वाला ऐड कर लेना, वो सीविंग मशीन वाला ऐड कर लेना, वो वॉल क्लॉक वाला ऐड कर लेना, वो सब कुछ को मिला के आपको बस लिख के आना है। और इवन वो जो लास्ट शिट वो कहता है ना, क्या खाएंगे, तो कहता है वो शिट खाएंगे अब। और उसके बाद जो है बाकी सब कुछ, और जो भी सिविल वॉर में जिन जिन जैसे जैसे रेट लग रहे थे, वो इसका पीछे आपने देखा होगा, उसमें 900 पैसों से लेके जो भी सारे पैसों थे वो सारा कुछ और कर लेना, ताकि आप एक बेहतर लिख के आ सको। अब यहाँ पे रियल ग्राउंड पे फिजियोलॉजी और उसके बाद साइकोलॉजी दोनों वे में पॉवर्टी लीड कर रही है। दिमाग के अंदर लोगों के चला गया कि अब कुछ नहीं मिलने वाला और कुछ भी नहीं होगा। और इसीलिए स्टार्टिंग से ही जैसे ही आप नवेला ओपन करते हो तो स्टार्टिंग से दिख जाता है कि दे इट मीन द कॉलोनल एंड द कॉलोनल्स वाइफ, वो दोनों क्या कर रहे हैं, दे वाज स्क्राउचिंग फॉर द कॉफ़ी,
फॉर कप ऑफ कॉफ़ी, एक बस एक कॉफ़ी चाहिए उसके लिए, वो भी वहाँ पे जो कि कोलंबिया वाले एरिया में, जहाँ पे कॉफ़ी की बहुत ज़्यादा पहले से ही है। तो फिजियोलॉजी की अगर हम देखते हैं तो नॉर्मली जैसे हमें कंडीशंस दिख रहे हैं उसमें पॉवर्टी एक्सट्रीम लेवल पे जा रखी है, और साथ ही साथ साइकोलॉजी यानी दिमाग में भी उनके ऐसा असर हो रहा है कि एंड में जो है वो कॉलोनल अनफोर्स हो गया, उसे बोलना ही पड़ गया कि अब क्या खाने को रहा है, तो उसने बोल दिया एंड में कि हम शिट खाएंगे। बट जो डिग्निटी को अपने बचाने के लिए, पर कॉलोनल ने फिर भी डिग्निटी को बचाया अपने, और शिट पे वो उतर आया। और यही सबसे बड़ा एक बोल्ड क्वेश्चन रेज करती है रिगार्डिंग टू द गवर्नमेंट और रिगार्डिंग टू द ह्यूमैनिटी। ठीक है, तो ये सब आपको लिख के आ सकते हो इस क्वेश्चन के आंसर में। बाकी आप स्लाइड रोक के यहाँ पे देख लेना, बहुत अच्छी अच्छी लाइन मिलेगी। जैसे कॉलोनल का सरकाजम है, लाइफ इज़ द बेस्ट थिंग दैट्स एवर बीन इन्वेंटेड, और ये सरकास्टिक लाइन है, ताना कसा गया एक तरह से। ठीक है, तो बाकी आप रोक के पढ़ लेना। इन केस अगर कोई डाउट अगर लगता हो तो नीचे कमेंट कर देना। इसे भी रोको। Impacts in the life of the colonel and the Gabriel Marquez have no one right to the colonel. देखो, सबसे पहले लैटिन अमेरिकन लिटरेचर है, इस प्रेजेंस ऑफ दिस सीवरल आइकॉनिक फिगर लाइक द गैब्रियल मार्क्वेस, यहाँ पे कोलंबियन हिस्ट्री को बहुत अच्छे से प्रेजेंट किया, चाहे वो कोई भी हिस्टोरिकल सेंस हो या कोई भी हिस्ट्री हो, रियल हिस्ट्री हो, उसको बहुत अच्छी तरह से सेट्रिकल टोन के साथ, आयरॉनिकल टेस्ट के साथ, सरकाज़म के साथ सामने रखा गया है। तो वो ये कि वायलेंस का इम्पैक्ट किया, और अब भी हमने देखा कि इसमें पूरे में वायलेंस ही मूव कर रही है एज एन कहानी के बिल्कुल बैकग्राउंड में। तो एक ये रियल रिफ दैट पीरियड, तो कॉलोनाइजेशन के बाद की क्या हालत थी, और पैथेटिक कंडीशन ऑफ द लैटिन अमेरिका, और जो कॉलोनियल माइंड सेटअप था उसको दिखाया गया है। और द कॉलोनल इन द नो वन राइट इन द मार्क्वेज इज वन सच फिगर दैट हु हैज़ बीन डिनाइड ऑन द बेसिक राइट पेंशन और डिसेंट लाइफ के लिए जो चाहिए। इवन जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल नंबर 21 में है, इट मीन द राइट टू लाइफ विद डिग्निटी, और ये जो वर्ड है डिग्निटी, ये यहाँ पे मेंटेन की जा रही है। द मिलिट्री रिजाइम एंड ट्राइड टू सुप्रीम द पीपल, वही सारी बातें लिखी हुई है इसमें। अब इट इज़ अक्टूबर, यहाँ पे अक्टूबर है, उस नेम द रीडर विल नेवर नो एंड हु यूज लिख दे मकोंडो। ठीक है, वही सारी बातें एक बार रोक के स्लाइड देख लेना। पॉवर्टी हैज़ बिन पोर्ट्रेट द वर्स्ट फॉर्म ऑफ द वायलेंस इन द नॉवल, कि इस नॉवल में सबसे ज़्यादा जो पॉवर्टी है यही वायलेंस को लीड करवा रही है, और गरीबी इस लेवल तक है। वही सारी बातें आयरनी रखी गई है, जो वेरी बिगनिंग ऑफ द टाइटल है दैट नो वन राइट्स टू द कॉलोनल, वो साफ दिखती है कि वो पॉवर्टी के ही उस पर मूव कर रही है। अगर व्हील को देखेंगे और स्टीयर को देख जाएंगे तो इस पूरी कहानी को जो स्टीयर कर रही है दैट इज़ द सेम टाइटल दैट नो वन राइट्स टू द कॉलोनल, जो कि किसके ऊपर बेस अगेन दी पॉवर्टी। फिर वही बता रखा है कॉलोनल का जो बेटा है ऑगस्टिन कैसे टेलर था, उसके रिगार्डिंग यहाँ पे बातें लिखी हुई है। पर नरेटिव ने यहाँ पे बहुत इंटेंट नरेटर है, एक जो पैरेलल वे ऑफ नरेटिंग है दैट इज़ रियली द परफेक्शन ऑफ द राइटिंग। और मैंने बोला था बैकेट भी लिख रहे थे वेटिंग फॉर गॉड, वन ऑफ द फेमस राइटिंग। तो नो वन राइट्स टू कॉलोनल जो है 1961 में, बैकेट की 1952 में। और जिस तरह से इसमें जो वेट है, और ये जो वेट है कॉलोनल के लिए द सेम फॉर व्लादिमीर और स्ट्रगन के लिए, जो कि इसमें वेट कर रही हैं। बोथ आर वेटिंग फॉर द डेथ और बोथ आर वेटिंग फॉर द गॉड। यहाँ पे भी ऐसे ही है, ये डेथ का वेट किया जा रहा है, वो तो मेल सिर्फ एक बहाना है, वो मेल आए या ना आए। तो पोस्ट मास्टर की वो जो लाइन है वो बिल्कुल सही थी कि मेल आए ना आए पर डेथ जरूर आ जाएगी। ठीक है, तो ये है, दोनों को कंपेयर किया गया है, दोनों द एज ऑफ एलिनेशन का परफेक्ट राइटिंग दैट इज़ द वेटिंग फॉर गॉड बाय बैकेट। तो बैकेटियन स्टाइल और मार्क्वेजियन स्टाइल यहाँ पे दोनों सामने आमने सामने, और पैरेलल फ्रेम में कई चीज़ें देखी जा सकती है कि जो अल्टीमेट जो वेट है दोनों में, वेट जो है उसको देखा गया है। बाकी यहाँ पे देखो कुछ पिक्सल इधर उधर हो रहे हैं, बस इसे रोक के आप देख लेना दोनों में किस तरह से कंपैरिजन किया कर रखा है। अच्छा, ये भी सिर्फ लाइन ऐड कर दी गई है ताकि प्रेजेंस ऑफ पॉलिटिकल वायलेंस को अगर आपको टच करके आना हो तो किस तरह से लिखना है वो सब आप यहाँ पे देख लो। सिर्फ आंसर राइटिंग मटेरियल के है, आप इसे रोक के देखते रहना, और इसके साथ साथ और भी कुछ कुछ मटेरियल जो है वो इसमें आपको और सब मिल जाएगा, और एग्जैक्टनेस और परफेक्शन आ जाएगी। नो वन राइट्स टू दी कैरेक्टर भी है, और बिल्कुल सही। प्राइड को हमें सेंट्रल कैरेक्टर भी देखने को मिलता है कि वो डिग्निटी इज इट स्टैंड फॉर द प्राइड, कि प्राइड कम्स बिफोर ए फॉल, कि जब गिरते हैं तो उससे पहले जो है वो प्राइड आता है। तो ये अगर कॉलोनल के केस में भी आप समझा सकते हो इन सेम वे, और ये सबास के केस में भी समझा सकते हो कि उसकी जो हेल्थ है वो भी अब गिरने वाली है, तो पर उसको घमंड बहुत ज़्यादा अपने ऊपर है। तो इस तरह से आप पॉलिटिकल सिस्टम को भी बता सकते हो कि वो प्राइड है, ये प्राइड किसका है, कंजर्वेटिव का प्राइड है, पर वो भी फॉल होगा इन टर्म्स ऑफ किस क्या आ जाएगा, कंजर्वेटिव के हट के लिबरल, तो लिबरल वे ऑफ गवर्नमेंट आ जाएगी। तो कई वे से आप लिख के आ सकते हो ये।
और इस चीज़ को देखते हैं तो हमें ये दिख जाता है रूस्टर कैरी कर रहा है इस चीज़ को, ठीक है। रूस्टर रूस्टर भी एज एन परफेक्ट सिंबल ऑफ द प्राइड, तो प्राइड वाले उसमें रूस्टर को बिल्कुल नहीं छोड़ के आना। तो पूरे गांव का भी प्राइड दैट कैरीज बाय द रूस्टर, और रूस्टर से और ऑगस्टिन का भी प्राइड है रूस्टर, और विलेज का भी प्राइज है सॉरी प्राइड है रूस्टर। तो विलेज का प्राइड रूस्टर है, ऑगस्टिन का प्राइड जो है वो रूस्टर है, इवन द कॉलोनल का जो प्राइड है वो भी रूस्टर है, तो ये आप ऐड कर सकते हो। कॉलोनल और कॉलोनल की जो थीसिस फॉर्म कर रही है रिगार्डिंग टू दैट प्राइड, और ये प्राइड का सीन देखा गया है कि जब वो रूस्टर को भी बेचने जाता है तो वहाँ रुक जाता है, और जब उसके बाद वो कि क्या सबको पता चल गया कि हम जो है वो भूखे मर रहे हैं, ये भी प्राइड और डिग्निटी, वो जो डिग्निटी वाला है वो सेम आप इस प्राइड में डाल देना। और प्राइड का बिल्कुल एंड में देखा गया जब वो बोलता है व्हेन हिज वाइफ आस्क्स हिम व्हाट दे विल ईट देन फ्लैटली रिप्लाई दिस शिट, दिस इज इम्पॉर्टेंस, और ये दिखाया गया अबाउट द प्राइड का एक्सटेंशन। तो वही है, देयर इज नो हीरो इन द नोवेल, होगा कोई हीरो ही नहीं है। द कॉलोनल हिमसेल्फ इज अ प्राइडफुल मैन हु सेल्फिशली रिस्पेक्ट हिज ओन परसीव डिग्निटी एंड द ऑनर अबव हिज फैमिली एंड द वेल बीइंग, तो सबसे ऊपर उसने प्राइड को रखा है। ही सेक्रीफाइसेज हिज फैमिली लाइफ स्टाइल, द वाइफ हेल्थ, सबको वो सेक्रीफाइस कर रहा है, तो ये क्या है, दिस इज द प्राइड। और इतना प्राइड जो है दैट लीड्स द अल्टीमेट फेलियर, और इसी की वजह से जो है दैट लीड्स द कंप्लीट और द डिटोरेशन ऑफ द सेंट्रल कैरेक्टर एंड ऑल्सो अबाउट द फैमिली। अच्छा, एक पेंशनर की जो है कितना पेनफुल एक्सपीरियंस होता है, या हर कंट्री में एक तरह से देखने को मिलता है, और इंडिया में भी आप देख सकते हैं, तो उसी के रिगार्डिंग इसे रखा है, दैट्स इज अ सोशल प्रॉब्लम, और इस सोशल प्रॉब्लम को यहाँ पे डिस्कस भी किया गया है। पूरी कहानी के स्टार्टिंग से एंड तक जो है ये पेंशनर की प्रॉब्लम को किस तरह से वो मेल का वेट करता है, इट मीन दैट वेटिंग फॉर पेंशन, और वो पेंशन तक 15 साल हो जाते हैं, और इतनी सर्विस करने के बाद भी कंट्री कुछ लीड नहीं कर रही, ठीक है। तो ये सारी बातें हैं जो कि इसको कंटेम्प्रेरी पीस ऑफ राइटिंग पे लाके खड़ा कर देती है इस राइटिंग को। इस सेंस में देखा जाए तो दिस इज़ एन एग्जांपल ऑफ द पोस्ट मॉडर्न राइटिंग में भी आती है, पोस्ट कॉलोनियल फ्रेम में भी देखा गया है इसे, ठीक है। तो फाइनली जो है हमने कंप्लीट कर ली इस पूरे वीडियो को। इसके रिगार्डिंग कोई भी डाउट हो तो आप नीचे कमेंट कर सकते हो, और ये वीडियो कैसी लगी है उस पर भी कमेंट करना, और जो मैंने क्वेश्चन पूछा है उसके लिए भी नीचे कमेंट करना। बाकी मेरी ईमेल आईडी, अगर आपको नोट्स वगैरह अगर चाहिए तो ये मेरी ईमेल आईडी, और अगर आपको कुछ भी अगर स्पेशल तो मैं इसी ईमेल आईडी से आपको भेजूँगा। और टेलीग्राम चैनल को आप प्लीज़ ज्वाइन कर लो, क्योंकि जो भी अगर आपको कोई डाउट है, अगर कुछ नहीं आता तो आप सिंपल मुझे जो है वो टेक्स्ट कर सकते हो, और मैं उसके लिए जो है वीडियो लेके आऊँगा। पर 15 या 20 दिन पहले मुझे जो है वो टेक्स्ट करना है। और जो ये फेसबुक आईडी है, अगर आप रिक्वेस्ट भेजना चाहते हो, और ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, यहाँ पे भी आप मुझे टेक्स्ट कर सकते हो अगर कोई स्पेशल वीडियो आपको चाहिए, या फिर स्पेशल अगर क्लासेस चाहिए तो। और थैंक यू सभी को।